हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार बताइएगा सभी लोगों को आवाज आ रही है, साफ साफ सुन पा रहे हैं? तो फिर आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग शिखा, रहनुमा, सभी, ज्योति, दिलीप, शेखर, सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, मेरे क्लास का इंतजार था तो शुरू हो गया है और अब लगभग आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ा सा रिवीजन पे फोकस कीजिएगा और फिर बाकी जो चीज़ें अभी मैं बेसिक चीज़ें हैं वो बताऊंगा। तो सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, स्वागत है सभी लोगों का। तो बेसिक रूप से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल एक ऐसा सेक्शन है जहां से अभी जो बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो बिहार का, और इस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहां से प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो स्पेशली सही बनाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर छात्र अच्छे से इसको डील करते हैं, पढ़े होते हैं तो बना लेते हैं। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा उसको पढ़ेंगे। उससे पहले अभी जो लास्ट टाइम में अभी जो आपके पास समय बचा है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, क्या रणनीति रख सकते हैं कि कैसे हम लोग तैयारी करें ताकि एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाए। तो चूंकि सिंपल सा पार्ट है कि आपके दो ऐसे पेपर हैं जहां पर आपको मार्क्स गेन करना है, जहां से आपको पासिंग मार्क्स लेना है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए। स्पेशली जीएस पार्ट में जो तैयारी है और जो मैथ और रीजनिंग पार्ट का जो आपका सेक्शन है, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आपकी तैयारी जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका रिजल्ट आए। तो बेसिकली अब बहुत सारा कमेंट आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। पार्ट 1 यानी जीएस में अभी आप जो चीजें पढ़े थे उसमें अब बस दो ही चीज कर सकते हैं। एक रिवीजन, यानी ज्यादा से ज्यादा आप जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उसको रिवाइज करें, फैक्ट को रिवाइज करें, बिकॉज फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए और फैक्ट्स को अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें और एक दो बार उसको रिवाइज कर ले एग्जाम से पहले। सेकेंड है प्रैक्टिस। प्रतिदिन कम से कम एक सेट जीएस का जरूर बनाएं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज सेट हो सकते हैं या अगर चाहे तो आप कोई सब्जेक्ट वाइज सेट के साथ साथ आपका अगर कोई क्वेश्चन वाइज सेट हो, लाइक प्रैक्टिस सेट, उसको आप बना सकते हैं। और कम से कम एक सेट तो मिनिमम रोज जरूर बनाने का प्रयास करें अभी से। रिवीजन थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज करें, यानी टारगेट रखें कि हम जो है टारगेट रखें लाइक कि इस वीक में हम 2 सब्जेक्ट रिवीजन कर जाएंगे और इस तरह से 2-2 घंटा डेली पढ़ करके रिवीजन करने का कोशिश करें और सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करें। इस वीक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिवीजन कर लिए, अगले वीक में साइंस कर लिए, इस तरह से रिवीजन वाला पार्ट आपको देखना है। सेकेंड है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग जो है ये एक प्रैक्टिस बेस चीजें रही हैं और मैथ रीजनिंग आपने अच्छे से पढ़ा है, तो मैथ रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको स्पेशली ठीक है, तो जहां पर मैथ रीजनिंग जो पार्ट है उस मैथ रीजनिंग पार्ट में स्पेशली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर अब आपका टाइम वो खत्म हो गया है जहां आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया गया, उस दौरान आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, तो अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस को रोक सकते हैं आप और थोड़ा सेट प्रैक्टिस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको स्पेशली सेट प्रैक्टिस में क्या होता है कि एक सेट में सभी चैप्टर से मिला करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है, टाइम होता है। तो यहां पर
जब इस प्रैक्टिस को करें तो दो चीजें ध्यान रखें, एक तो टाइम का ध्यान रखें, दूसरा ध्यान रखना है निगेटिव मार्किंग, यानी किस तरह से हम बनाए ताकि हमारा कम से कम निगेटिव मार्किंग हो, मिनिमम निगेटिव मार्किंग हो, तो ये ध्यान रखना है। तो ये दो चीजों का थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ये दो चीजों पर फोकस रख के आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जीएस का भी और मैथ रीजनिंग का है। तो इन दोनों तरीकों से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका जो तैयारी है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा तैयारी अच्छा हो जाएगा और रिवीजन जो है वो अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो टाइम और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस कीजिए, चूंकि एग्जाम में जब जाएंगे तो ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट में, थोड़ा सा कैसे टाइम के अंदर प्रेशर में कैसे हम टेस्ट दे रहे हैं, कैसे रिजल्ट ले रहे हैं, तो उसके लिए तो यानी आप अभी दो चीजें कर सकते हैं, या तो सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं, या अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो टेस्ट मारिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज कम से कम वीकली 1 से 2 टेस्ट तो जरूर दीजिए और इस तरह से अपने तैयारी को थोड़ा सा आंकिए और उसमें सुधार करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और रिवीजन वाला पार्ट जरूर कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जो आता है वही बनेगा, नया नहीं सीख पाइएगा और बहुत नया भी नहीं पढ़ना है। जैसे अभी मान लीजिए किसी को मन कर रहा है कि अरे मेरा ज्योग्राफी कमजोर है, मैं जा रहा हूं माजिद हुसैन साहब की किताब खरीद लाता हूं और पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। जो पढ़ रखा है उसको पढ़िए, जो छोटे मोटे फैक्ट्स वाले जी चीजें हैं उसको पढ़ सकते हैं, बट उसी को 2 बार 3 बार पढ़िए ताकि वो फैक्ट्स याद रहे और उसको क्वेश्चन रूप में कैसे पूछा जाता है, लाइक क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, देन उसको सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस करना है। तो दो चीजों पर फोकस रहना है, एक आपको रिवीजन करना है, एक टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना है घर पे, और अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट में जाकर प्रैक्टिस करना है, जीएस में भी मैथ में भी, और यही वो तरीका है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको गेन करना ही आपका टारगेट है और इसी को करना है। रह गया आपका वह सब्जेक्ट जिसमें आपको पासिंग मार्क चाहिए, तो 3-4 जो सेट है उसके भी बना करके देख लीजिएगा कि क्या मैं पासिंग मार्क्स कम से कम गेन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। देन वो आपका एक कंफर्ट जोन, वो सब स्टूडेंट्स का अपना अपना हो सकता है, किसी का इतना अच्छा होगा कि उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, किसी का थोड़ा कमजोर होगा तो उसको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट पर कि उनकी तैयारी कैसी है और फिर उस बेस पे उनकी तैयारी। ठीक है, तो चलिए ये जो पैटर्न है इस बचे हुए टाइम पीरियड में इसको लागू कीजिए, इसको स्टडी कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। और इसको करने के दौरान इन दो चीजों का जरूर ध्यान रखिए कि हम विद इन अ टाइम सेट बना पाते हैं या नहीं। विद इन अ टाइम जब सेट बनाते हैं तो उसमें निगेटिव हमारा कितना जाता है। जैसे एक चीज चैलेंज आपके लिए रहेगा कि मान लीजिए 100 प्रश्न आए जीएस के, अगर आप 90 बना रहे हैं तो आपका 20 गलत हो जा रहा है निगेटिव के रूप में, 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर आप 70 बना रहे हैं और 10 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है निगेटिव पे, तो उससे अच्छा है कि आप 90 बनाइए, क्योंकि ओवरऑल आपको जोड़ के ये देखना है कि कहां हमको प्रॉफिट और कहां लॉस दिख रहा है। ठीक है, अगर 70 बनाए और इसमें से 10 निगेटिव क्वेश्चन हो गया तो 3 पर 1 नंबर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे हो गया 3.33 आपका मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 3.33 माइनस कर दिए। यहां आपने 20 गलत किया तो यानी यहां पे माइनस 6.66 हो जाएगा। तो 90 में से अगर हम 6.66 माइनस करते हैं तब भी इससे ज्यादा ही नंबर हमको आया। तो प्रैक्टिस सेट बनाने के दौरान यह भी बहुत जरूरी है कि आप ये आकलन भी खुद के लिए कर ले कि कितना हम बनाते हैं तो कितना हमारा स्कोर जाता है, क्योंकि ये सबका अलग अलग होगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ये पैटर्न सबके लिए एक जैसा हो जाए। कोई बना रहा होगा 40 तो 40 में 40 सही होता होगा और 80 जाते जाते 20 निगेटिव हो जाता होगा। किसी का होगा कि नहीं 80 तक हम बनाते 10 ही निगेटिव होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी रही है, आपकी तैयारी कैसी है, पहले आपने क्या पढ़ रखा है, इस पीरियड में क्या पढ़ा, बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है। बट ये ध्यान देना आपका काम होगा और इसके आधार पर ही आप तय करें। एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्रशांत का कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर पे चलते हैं। सेफ स्कोर क्या होता है, जैसे मान लिए कि हम मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, तो मैट्रिक के एग्जाम में हमें पता है कि 60% से ज्यादा लाएंगे तो हम फर्स्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कर जाएंगे तो बढ़िया है, जितना लेके आ जाए इससे ऊपर सब चलेगा।
मिनिमम 30 लाना है, क्योंकि इससे नीचे लाएंगे तो हम फेल कर जाएंगे। यही अंतर है जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और कोई एकेडमिक एग्जाम होता है, तो उसमें हमारे लिए एक स्कोर पहले से तय होता है कि इसको क्रॉस कर जाना है, तो देन स्ट्रेटजी थोड़ी इजी हो जाती है कि चलो इसको क्रॉस कर जाना है। बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो यहां आपको पहले से कुछ नहीं मालूम है कि क्या स्कोर सेफ होगा। इट मींस कि सेफ स्कोर नहीं पता है, तो उस सेफ स्कोर को कैसे हम क्रॉस करें, इसको कैसे जस्टिफाई करें कि क्या सेफ हो सकता है। तो सेफ वही है जो आप स्कोर कीजिए मैक्सिमम। आप मत अभी सोचिए कि हाँ 100 में से मैं 70 लेके आ जा रहा हूं तो मैं सेफ हूं। आपको यह सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस जरूरत यह है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहता हूं, और किसी भी एग्जाम का कट ऑफ या सेफ स्कोर किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं, और दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या था। तो चूंकि आपको पता नहीं है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया जाएगा, तो ये सेफ स्कोर जब तक एग्जाम आप नहीं देंगे तब तक नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? हो सकता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कट ऑफ बहुत गिर जाएगा, 40% 50% पे भी पास हो जाएगा लोग। अगर बहुत इजी पूछ दिया तो ये कट ऑफ जाके 80% चला जा सकता है। मीडियम पूछ दिया तो 65-70% जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, बच्चों का वहां पे प्रेजेंटेशन क्या रहा, कितना ज्यादा उन्होंने बनाया, निगेटिव कैसा गया किसका, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अपीयरेंस की जहां तक बात करें तो आपने पढ़ा ही है, सुना ही है कि इस एग्जाम में बड़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म फिल किए। फॉर्म फिल किए तो यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट तो ठीक ठाक है, तो यानी कट ऑफ थोड़ा तो ऊपर जाएगा। दूसरा अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो इसलिए पहले ये कंफर्म करना मेरे लिए भी टफ है कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है। बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि निगेटिव से बचते हुए मैक्सिमम स्कोर हम अपने तरफ से करें। हां, मैक्सिमम स्कोर करने के चक्कर में यह ना हो कि बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाए, इससे बचना है। ठीक है। सोनाली कुमारी, सर निगेटिव से कैसे बचे? निगेटिव से आप बच भी नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आपका 100 क्वेश्चन है तो आप जब बनाने जाएंगे ना, तो इसमें क्या होता है, कैटेगरी समझिए। 3 तरह के प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं जीएस की बात कर रहा हूं। 3 तरह के प्रश्न होते हैं एग्जाम में, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला, जो आपको आ रहा होगा, यानी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इसका पता है हमको कि बी होगा, तो यहां पर आप 100% श्योर होते हैं, तो यहां निगेटिव बहुत कम होगा। सेकंड, अगर आप वैसे क्वेश्चन में जाते हैं जहां ऑप्शन में फंस जाते हैं, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए और 2 ऑप्शन में आप फंस गए, तो क्या होता है, 2 में से आपको किसी एक को चुनना है। लाइक ए सी, अब किसी ने सी चुना, किसी ने ए चुना, तो हो सकता है 50% चांस है कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यहां पर कुछ निगेटिव जाएगा, यानी 10 बनाइएगा तो 5 निगेटिव चला जाएगा और 5 नंबर आ जाएंगे। और तीसरा हो जाता है जहां आपको लगभग कुछ नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि शायद मैंने पढ़ा था, बी हो सकता है, एक ही ऑप्शन पता है कि ये नहीं होगा, 3 में कंफ्यूजन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट लेते हैं तो ज्यादा निगेटिव होता है। तो आप जो कह रहे हैं कि मेरा ज्यादा निगेटिव होता है, इसके पीछे जस्ट रीजन यही है, मेन रीजन यही है कि आप इस वाले पार्ट की तुलना में इस वाले पार्ट में ज्यादा है। अब किसी स्टूडेंट के लिए क्या दिक्कत होगी, 100 क्वेश्चन में से 40 ही इसमें आ रहा है, 10 इसमें आ रहा है, तो वो 50 बना के तो नहीं छोड़ेगा, वो चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा बनाए, और जब ज्यादा से ज्यादा बनाने जाएगा तो यहां निगेटिव होगा। अब ये तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपके स्टडी का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो क्वेश्चन बनाने के दौरान जो आपका पढ़ा हुआ जो चैप्टर है वहां का क्वेश्चन आता है, तो वो आप मान के चलिए कि 60 to 65 क्वेश्चन आपको इजी टाइप में दिखाई दे, कम से कम 20 क्वेश्चन आपको बीच में दिखाई दे, और ऐसे क्वेश्चन आप 10 से ज्यादा टैकल ना करें, तो यानी 90 के आसपास आप अप्रोच करें, तो फिर आपका जो है वो रेशियो अच्छा होगा। तो निगेटिव से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। निगेटिव से बचने का उपाय यह है कि आपकी तैयारी कैसी है, प्रश्नों पर पकड़ कैसी है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत ना हो, प्रश्न को सावधानी से पढ़ें, ऑप्शन में एलिमिनेट करें, और इस तरह से
निगेटिव पर थोड़ा सा बचा जा सकता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे निगेटिव सोच करके, उतना इजी वहां पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक चर्चा किया कि अभी जो आपके पास टाइम बचा है उस टाइम पीरियड में क्या कर सकते हैं। सेकंड, हम लोगों ने चर्चा किया कि निगेटिव वगैरह से कैसे बचा जा सकता है, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके कैसे प्रिपरेशन किया जाए, इन सब चीजों पे चर्चा की। ठीक है, तो अब आते हैं आज के जो बेसिक टॉपिक, जो हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उस पर, बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल जो है ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से उम्मीद रहेगी कि 6-8 प्रश्न आ जाएंगे। तो आज के जो क्लास है वो हमारा है बिहार स्पेशल इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम बिहार स्पेशल के एक परिचय वाले पार्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा बिहार स्पेशल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि 3-4 सेक्शन है जहां से बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है हिस्ट्री। बिहार का जो इतिहास है वो स्पेशली अलग नहीं है, जो इंडियन हिस्ट्री है उसी इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है बिहार। इंडियन हिस्ट्री का वो पार्ट यानी वो इवेंट्स जो बिहार स्पेसिफिक एरिया में हुआ उसे हम लोग बिहार हिस्ट्री कहते हैं। और बिहार के क्षेत्र में जो घटनाएं घटित हुए, तो एंशिएंट पीरियड में हुआ तो एंशिएंट बिहार हिस्ट्री, मिडाइवल पीरियड में हुआ तो मिडाइवल बिहार हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड में बिहार से रिलेटेड इवेंट्स हुए तो उसको हम लोग मॉडर्न बिहार हिस्ट्री या बिहार का मॉडर्न इतिहास कहते हैं। तो ये एक पार्ट रहेगा। और अगर मान के चलते हैं कि अगर यहां से 10 क्वेश्चन उठा लिए गए, एक एप्रोक्स हम लोग चर्चा करते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि क्या हमें कहां स्टडी करना चाहिए। तो अगर 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो ये तय है कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में कला एवं संस्कृति। तो बिहार में कला संस्कृति की बात करें तो एक प्रश्न मैक्सिमम यहां से आ सकता है, कभी कभी आ जाता है 1 से 2 भी, लेकिन ये एक प्रश्न आ सकता है तो थोड़ा सा देखने की जरूरत है। बिहार का ज्योग्राफी पार्ट काफी अच्छा है, यहां से क्वेश्चन आते हैं तो यहां से भी 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बिहार की राज्य व्यवस्था अभी जो करंट इश्यूज रहे हैं वहां से जोड़ते हुए 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने के आसार बनते हैं। बिहार के इकोनॉमिक्स में बेसिक इकोनॉमिक्स और जो बजटीय प्रावधान वगैरह है उससे रिलेटेड जोड़ते हुए 1 से 2, और बिहार की जनगणना से भी कम से कम 1 प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो ये अगर कॉमन देखें तो इसमें से किसी में 4, किसी में अगर इसमें 4 पूछ देगा तो इसमें 5 पूछ सकता है, या इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 1, इसमें 1। तो इस तरह से ये सारा सेक्शन आपका पढ़ना होगा। हो सकता है किसी सेक्शन से आपका कोई क्वेश्चन ना आए, बट आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। रश्मि कुमारी सर, करंट की बुक कब आएगी? कल आ रही है बुक। ठीक है, आज लगभग रेडी हो जाएगी और कल बुक मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो करंट की बुक भी अवेलेबल हो जाएगी और प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको आप थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग बिहार स्पेसिफिक इस पार्ट पे। तो चूंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कौन दिखाई दे रहा है? बिहार का हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। ज्यादा अच्छा आपका सेक्शन कौन दिखाई दे रहा है? ज्योग्राफी, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। बाकी को कम से कम बेसिक स्टडी करके रखना है, जिससे जो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको आप टैकल कर सकें, उसको आप बना सकें। अगर आपने बिहार स्पेशल के लिए बिहार तथ्य संग्रह पढ़ रखा है तो आपको जो मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा वो बहुत आसान लगेगा, इजी लगेगा, क्योंकि उस तथ्य संग्रह के ही फैक्ट्स को और उसी चीजों को हम लोग क्लासेस के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिहार स्पेसिफिक में आते हैं और इस पूरे चीजों को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसमें से आज जो है वो हम लोग स्पेसिफिक रूप से बिहार का जो परिचय पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उस पर हम लोग आते हैं। सीजन सिन्हा, मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री नहीं हो पाया है। ठीक है, वो एक्चुअली मैम का तबियत थोड़ा सा अचानक ज्यादा खराब हो गया था, तो इसलिए वो नहीं ले पाई हैं। अभी फिलहाल बिहार चल रहा है और इस बीच में आपको निश्चिंत रहिए कि अगर मैम नहीं करा पाएंगी तो कोई अन्य शिक्षक, मैं या कोई और शिक्षक, निश्चित रूप से आपका जो बचा हुआ सेक्शन है वो कराएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दिसंबर खत्म होते होते तक हम लोग की कोशिश होगी कि आपका जो सिलेबस का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट है वो कंप्लीट करा दिया जाए। चूंकि आपका एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा था, मैथ, रीजनिंग, जीके, करेंट, बहुत सारा चीज, और इन सब को 3 महीने में, 3.5 महीने में कराना अपने आप में एक बहुत ही टफ टास्क था।
ठीक है। तो टफ टास्क था, तो ऑब्वियस है कि कुछ चीजें थोड़ी सी कठिन रही। इस बीच में हमारे लिए भी टीचर्स की थोड़ी, अगर कभी तबीयत खराब हो गई तो उस चीज को मैनेज करना तो थोड़ा टफ रहा, बट ये रहा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं। तो बिहार स्पेशल में आते हैं। तो बिहार स्पेशल में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बिहार स्पेशल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, एक परिचय। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक चीजों पर डिस्कस करेंगे, यानी बेसिक फैक्ट्स जो बिहार से रिलेटेड है, बिहार का मैप, इस पर डिस्कस करेंगे। और एक डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं बिहार का जो बिहार का पॉलिटिकल एरिया या पॉलिटिकल स्पेसिफिक एरिया है, उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसी पर हम लोग आते हैं और इसके बेसिक चीजों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो बिहार हम लोग पढ़ रहे हैं, आज जो हम लोग देखते हैं एक ज्योग्राफिकल मैप अगर आपको दिखाई देता है तो वो किस तरह का दिखाई देता है, कुछ ऐसा बिहार हमको देखने को मिलता है। इस बिहार को अगर हम देखना चाहें कि ये बिहार हमारा कहां है, लोकेशन क्या है, किस तरह से, तो अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक पृथ्वी है और पृथ्वी पर दो तरह की रेखाएं खींची गई हैं। ये सभी रेखाएं काल्पनिक है, एक्चुअल में ये रेखाएं नहीं है, एक सिंबॉलिक है। तो इन रेखाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ऊपर से नीचे जो रेखाएं थी उसको लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, और इसको लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसी रेखाओं में कुछ रेखाओं को नाम दिया गया, जैसे ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं, और इससे ऊपर बढ़ते हुए रेखाओं को हम लोग नॉर्थ साइड मानते हैं, और इससे नीचे बढ़ती रेखाओं को साउथ। उसी तरह से देशांतर में इस तरफ मुड़ती हुई रेखाओं को ईस्ट और इस तरफ की रेखाओं को वेस्ट के रूप में जानते हैं। इसमें भी एक रेखा को 0 डिग्री माना गया। इधर टोटल बढ़े तो 90 डिग्रीज रेखाएं हैं, 90, यहां भी 90। इसी तरह से हम लोग ईस्ट की ओर बढ़ते हैं तो यहां 180 और इस तरफ 180। तो ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ग्लोब एक बेसिक चीज है पढ़ना। तो इसी क्रम में हम लोकेशन ढूंढते हैं। लोकेशन ढूंढते हैं तो मान लिए कि हमें भारत कहां दिखाई दे रहा है, उस लोकेशन की ओर चलते हैं। तो भारत नॉर्थ साइड में है और ईस्ट साइड में है, और भारत नॉर्थ और ईस्ट में है तो इंडिया का जो लोकेशन है, इसी इंडिया के लोकेशन से हम बिहार का लोकेशन चिन्हित करते हैं। इंडिया का लोकेशन क्या है, तो अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की और लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड में अगर हम लोग देखें तो ऐसा माना जाता है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री और 6 मिनट ये जो है हमारा लॉन्गिट्यूड है। और लैटिट्यूड की बात करें ये माना जाता है कि हमारा ये है। तो बिहार जो होगा वो इसी बीच में होगा। तो बिहार का जो स्पेसिफिक एरिया अगर हम लोग यहां देखें तो बिहार का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसी के बीच में निकालना है। तो ये 24 डिग्री से स्टार्ट होता है, 27 पे जाके कंप्लीट होता है, फिर उसी तरह से यहां से 83 से स्टार्ट होता है, 87 पे जाके कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पोजीशन है जो कि भारत के अंदर बिहार को दिखाता है। इसी चीज को थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप में अगर हम लोग देखें तो बिहार का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो सिचुएशन है वो क्या है, कैसे है, तो उसको थोड़ा सा याद करना जरूरी है, क्योंकि ये कई बार आपके क्वेश्चन में फैक्ट्स के रूप में आ जाएंगे। बिहार हो गया। बिहार चूंकि एक आयताकार शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है,
तो इस शेप के अंतर्गत ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, तो चूंकि मैंने बताया कि यहां पर 0 इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा, तो इस तरफ बढ़ते हुए ये नॉर्थ यूज होगा और ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये 90 तक जा सकते हैं। तो बिहार जो यहां पे शुरू होता है, जिस पोजीशन पे शुरू होता है, उसका मान 24 डिग्री है। अब 24 डिग्री को चूंकि ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, तो इसीलिए इसको 24 और इसके आगे कुछ मिल जाएगा, तो 24 डिग्री 10 मिनट और 20 मिनट और 10 सेकेंड, ये इसका एक्चुअल मान है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का जो माना जाता है वो माना जाता है कि हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डिजिट टाइप से याद करते हैं, लाइक जैसे मोबाइल नंबर 24 20 10, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। तो 24 20 10 हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ, यानी हमारा अक्षांश शुरू होता है 24 20 10 से और ऊपर जाकर के खत्म होता है 27 31 15। ये हमारा क्या हो गया, ये मान हो गया। इसमें 27 क्या है, तो डिग्री है, 31 क्या है, 31, ये हो गया हमारा मिनट और 15 क्या हो गया, सेकेंड। इस तरह से ये हमने माना। फिर इसी तरफ से जो हमारा देशांतर था उसमें हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, ईस्ट की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो यानी दोनों हमारा नॉर्थ में है, यानी अक्षांश दोनों नॉर्थ में होगा। ये कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि नॉर्थ या साउथ। कई बार क्या होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में सेम डिजिट रखे जाएंगे, बस इसमें क्या कर दिया जाएगा, एन की जगह एस लगा दिया जाएगा। और आप अगर उस एन और एस को थोड़ा सा भी स्किप किए तो आपका फैक्ट गलत हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो दोनों नॉर्थ साइड में है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से जो हमारा लैटिट्यूड है, देशांतर है, वो 83 1950 से स्टार्ट होकर के 88 17 40 पर जाकर के खत्म होता है। तो यहां से शुरू होगा 83 19 50 और जाके खत्म होगा 88 17 40। तो इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मान क्या है, इसमें ई लगेगा कि डब्ल्यू लगेगा, नॉर्थ में है तो एन लगेगा कि एस लगेगा। ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार जैसे इंटरव्यू वगैरह में आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या है। तो बिहार का ज्योग्राफिकल बाउंड्री यही है, यानी इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के मान को अगर आप बताते हैं तो वही ज्योग्राफिकल सिनारियो क्रिएट करता है कि बिहार का लोकेशन एक्चुअली में क्या है। देन बिहार का लोकेशन अगर हमने फाइंड कर लिया तो यहां पे हमने इसका स्पेस देखा कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है, नॉर्थ में है। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड का देखा, इसका भी विस्तार आपको देखना है। भारत में इसका लोकेशन क्या है, तो बेसिक रूप से अगर हम भारत के मैप को अगर थोड़ा सा देखें, भारत के मैप को अगर देखें तो बिहार का लोकेशन यहां पे है और इस लोकेशन को अगर हम बीच से देखें तो थोड़ा नॉर्थ की तरफ दिखाई देता है, थोड़ा ईस्ट की तरफ दिखाई देता है। तो इसीलिए इस बिहार के लोकेशन को कई बार इसे उत्तर पूर्व लोकेशन वाला माना जाता है, ठीक है, कि नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है, इसीलिए ये लोकेशन जो है नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन माना जाता है। अगर हम ये इसमें जाते हैं तो इसको पूर्वोत्तर कहा जाता है, यानी जो 7 सिस्टर्स हैं उनको पूर्वोत्तर कहा जाता है। ऊपर का इलाका रहेगा नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये वेस्ट रहेगा। तो कई बार स्टेट्स के लोकेशन से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो कहां पे बिहार लोकेटेड है इन इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में लोकेटेड है। क्यों है, तो मैप के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्यों इसे कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। राज्य की आकृति की बात करें तो रेक्टेंगुलर है, क्योंकि एक आयताकार स्वरूप ये प्रदान करता है। और आयताकार कैसे है, तो आयताकार तब होता है जब मान लिए इस तरह का एक शेप क्रिएट हो और इस शेप में दोनों, यानी दोनों जो लाइनें हैं वो बराबर ना हो, तब हो जाए। अगर दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर शेप बन जाएगा। अब ये बराबर क्यों नहीं है, तो क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा है 483 और जो इसकी हाइट है वो कम है 345। अब इसमें क्या लगा देना है, किलोमीटर। तो ये बड़ा ही एक पॉइंट है, जो फैक्ट है, जो रटने का चीज है
कि बिहार की जो लंबाई है वो 483 और बिहार की जो चौड़ाई है वो 345। याद कैसे करेंगे? 483 क्या है? अगर याद कीजिए आप तो 483 BC क्या पढ़ते हैं आप? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो वहां से आप याद कर लीजिए कि जो बुद्ध हमारे यहां थे उन्हीं के महापरिनिर्वाण का तिथि ये चौड़ाई हो गया। इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन कहां बनेगा और कैसे फंसाया जाएगा, कुछ डाटा आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा मैप को ध्यान से देखेंगे तो उस डाटा को याद करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि बिहार का सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बिहार का सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बिहार का वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। मैप देखिए और फिर ध्यान दीजिए। अगर हम यहां पर बिहार का ईस्ट की ओर चले तो बिहार के ईस्ट की ओर गए और अब हमारा सबसे लास्ट जो देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड कहां सट रहा है तो किशनगंज। इट मींस कि किशनगंज हमारा बिहार का सबसे पूर्वोत्तर जिला है, यानी ईस्ट की ओर सबसे ज्यादा स्थित डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो ये है। नॉर्थ की ओर अगर हम देखें तो नॉर्थ की ओर जाकर के हमारा जो सबसे लास्ट बॉर्डर टच हो रहा है वो किस में टच हो रहा है? वेस्ट चंपारण। तो यानी अगर हमसे आ गया क्वेश्चन कि बिहार का वह डिस्ट्रिक्ट जो सबसे उत्तर में स्थित है क्या हो जाएगा? इन। तो इस तरीके से आपको थोड़ा मैप ध्यान रहेगा तो फैक्ट्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं बिहार का सबसे वेस्ट। तो वेस्ट में अगर आप देखें मैप में तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड सबसे लास्ट में टच हो रहा है वो किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है। ये कौन सा जिला है भाई? तो ये है कैमूर। और कैमूर को हम क्या मान लेंगे? चूंकि ये सबसे पश्चिम की ओर है तो वेस्ट का हमारा सबसे ये जिला है। अब आइए नीचे। तो नीचे कंफ्यूजन थोड़ा सा यहां है और यहां है। अगर हम एक सीधी लाइन खींचें तो सीधी लाइन में दिख रहा है कि ये वाला पार्ट ज्यादा साउथ की ओर है इसकी तुलना में। नतीजा क्या होगा? सबसे साउथ का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो हम ढूंढेंगे यहां। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये हो गया, हम लोग शुरू करेंगे यहां कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और उसके बाद क्या मिलेगा? गया। तो सबसे साउथ का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है गया। और गया को आज के समय में गया जी भी कहा जा रहा है, तो इसलिए गया जी जो है ये हमारे हो गए सबसे साउथ वाला डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से ये फैक्ट निकाले जा सकते। नीतीश मिश्रा सर एग्जाम में क्वेश्चन का लेबल क्या रहेगा? भाई क्वेश्चन का लेबल क्या रहेगा ये भूल जाइए, आप अपने लेबल को ठीक करने पर काम कीजिए। जो लेबल आएगा वो सबके लिए एक समान आएगा। डिपेंड ये करेगा कि उसी लेबल में अपना लेबल कौन बढ़िया दिखाता है। ये पहले से तय करना थोड़ा कठिन होता है। किसी भी एग्जाम में कुछ प्रश्न आसान और कुछ प्रश्न हार्ड, कुछ प्रश्न मध्यम जरूर होते हैं। ऐसा नहीं कि सारा ही प्रश्न ऐसा हो कि बने नहीं, सारा ही प्रश्न ऐसा हो कि सब बना ले, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये आप चिंता छोड़ दे कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या आने वाला है। अभी अपने जो तैयारी है उस पर काम कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा कीजिए ताकि एग्जाम में जब जाए तो आप अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाए और वहां ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। बस इसी चीज पे फोकस कीजिए। तो इस मानचित्र से ये जो मैप अभी हम लोगों ने बिहार का देखा तो 3-4 चीजें यहां से निकल के आई। फर्स्ट हमने देखा कि जो अक्षांश और देशांतर है बिहार का उसका मान क्या है, तो उसको थोड़ा सा मोबाइल डिजिट की तरह याद करना है। लाइक 24, 20, 10, फिर 27, 31, 15 ये हो गया अक्षांश। उसी तरह से देशांतर 83, 19, 50, 88, 17, 40। भारत की स्थिति, तो भारत में यह जो है ये बेसिकली उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है उस इलाके में स्थित है। राज्य की आकृति तो रेक्टेंगुलर आयताकार है। लंबाई चौड़ाई तो एक हमने याद किया कि गौतम बुद्ध का जो जन्म तिथि है वो हमारा मृत्यु की तिथि है, महापरिनिर्वाण की तिथि है वो हमारा है। और जो नीचे से ऊपर यानी जो चौड़ाई है उस चौड़ाई को सीधा रेगुलर डिजिट है 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 याद रखना है। 345 मत याद रखने जाइएगा, नहीं तो वो कभी 435 याद हो जाएगा, कभी 534। तो उससे अच्छा यह है कि 3, 4, 5 रेगुलर डिजिट है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से निकल गया लंबाई और चौड़ाई। फिर हम लोगों ने देखा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जिसके थ्रू थोड़ा हमें वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा साउथ का सबसे डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो थोड़ा सा
ये हमने याद किया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आते हैं, चूंकि बिहार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिहार जो ये स्वरूप जो जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की, एक्चुअली इस स्टेज तक बिहार पहुंचा कैसे, कैसे इस स्टेज तक बिहार पहुंचा और बिहार का एक निर्माण हुआ, उसके स्टेप को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं हम, एंशिएंट पीरियड और मिडाइवल में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि एंशिएंट में बिहार की जो राजधानी पाटलिपुत्रा थी वो पूरे देश की राजधानी हुआ करती थी, एंड देन उस टाइम पूरा भारत जो है वहीं से गवर्न होता, वहीं से शासन चलता था। बट मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिशर्स के पास जब बंगाल मिला तो उस बंगाल का ही पार्ट था कौन, बिहार, और यह एक लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही। और जो उस समय बंगाल था, उस बंगाल में बेसिक रूप से अगर देखें तो बिहार भी उसका एक पार्ट था, झारखंड, उड़ीसा, इसके अलावा बांग्लादेश और अभी जो पश्चिम बंगाल है, ये सब मिलकर के क्या कहलाते थे, तो ये सब मिलकर के बंगाल कहलाता था। और इस बंगाल पर ब्रिटिश शासन चल रहा था। क्योंकि इसी बंगाल का जो क्षेत्र था कलकत्ता, इस कलकत्ता पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण था और यह कैपिटल था, राजधानी था पूरे ब्रिटिश शासन का। तो ऑब्वियस था कि इस फील्ड में सबसे ज्यादा बौद्धिकता, सबसे ज्यादा तेजी से जो डेवलपमेंट है बौद्धिकता का, या कह सकते हैं नेशनलिज्म का सबसे तेजी से विकास, वो कहां हुआ, ये इसी क्षेत्र में हुआ। नतीजा क्या निकला, इस चीज को तोड़ने के लिए ब्रिटिश प्रयास करने लगे। और वो सबसे पहली बार कब तोड़ते हैं, तो 1905 में। 1905 में क्या हुआ था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, बंगाल का विभाजन, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया गया। कैसे किया गया, तो उस पीरियड में जो कर्जन जो वायसराय था, उसने 19 और 20 जुलाई 1905 को बंगाल के पार्टीशन की घोषणा की और इसे 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो इसे इंप्लीमेंट किया गया कब, 16 अक्टूबर 1905 को। और इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा यह निकला कि ये जो सेपरेशन या पार्टीशन किया गया, इसके कारण भारत का यह हिस्सा दो भागों में बट गया। इस तरह से कुछ ये पार्टीशन किया गया था। अब इस पार्टीशन का नतीजा यह था कि ये जो एरिया था, इस एरिया में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी और इस एरिया में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो जो मुस्लिम बहुल एरिया और हिंदू बहुल एरिया थे, उसको अलग अलग किया गया। लगभग इस एरिया की जनसंख्या 3.1 करोड़ थी, जिसमें ज्यादा मुस्लिम थे, ऐसा नहीं कि 100% मुस्लिम्स थे। इस एरिया की, यानी जो ईस्टर्न पार्ट था, इसकी जनसंख्या 5.4 करोड़ थी, जिसमें मैक्सिमम हिंदू थे। तो यह सेपरेशन किया गया। इसी समय पहली बार डिवीजन सामने उभर करके आया इस बंगाल का। बट क्या इसको पूरी तरह से लागू हो पाया, नहीं। ये 1905 में घोषणा हुई, लेकिन अचानक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 12 दिसंबर 1911 और इस डेट को क्या किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, ये जो बंगाल है, ये बंगाल फिर से यूनाइट हो जाए। ये जो बीच में मैंने लकीर खींची है, इसको खत्म किया जाता है। तो जैसे ही इसको खत्म किया गया, तो क्या हुआ, खत्म किया गया तो उसने एक और घोषणा कर दी कि यह पार्टीशन तो कैंसिल होता है, बट यह पार्टीशन लागू होगा। और इस पार्टीशन के थ्रू यह इलाका जो टोटल बिहार, झारखंड और उड़ीसा है, इस तीनों को ज्वाइंट रूप से एक स्टेट बनाया जाएगा। यानी ब्रिटिश जो चाहते थे कि पार्टीशन हो बंगाल का, वो उस तरीके से तो नहीं, लेकिन इस तरीके से पार्टीशन हुआ और पहली बार बिहार एक स्टेट के रूप में उभर के सामने आया। जब इसके रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट किया गया, एक घोषणा की गई, कब की गई, 12 दिसंबर 1911 को। देन क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद इस तरह का बिहार निकल के आया। और इस बिहार को घोषणा भले ही किया गया था 12 दिसंबर 1911 को, बट इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया 1 अप्रैल 1912 को। तो यानी विधिवत रूप से बिहार एक स्टेट के रूप में कब से लागू हो गया, तो 1 अप्रैल 1912। और इस बीच में क्या हुआ, तो इस बीच में एक घटना हुई 22 मार्च 1912।
जिस दिन क्या हुआ, तो एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन जारी किया गया, अधिसूचना जारी की गई कि बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा। तो यहां से 3 डेट आपको दिखाई दे रहे हैं और ये तीनों ही डेट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला डेट हो गया जो पार्टीशन ऑफ कह सकते हैं कि बंगाल को खत्म किया गया और बिहार को एक राज्य बनाने की घोषणा की गई दिल्ली दरबार के स्तर पर। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अभी की परिस्थितियों में। मान लिए आपके देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो आए और उन्होंने एक मंच पे भाषण देते हुए यह कह दिया कि आने वाले समय में हम यहां पर ये फैक्ट्री बनाएंगे। तो क्या हो गया, वो एक मौखिक घोषणा है, यानी सीधा अभी उन्होंने बोला है बट वो लीगल वे में नहीं है, क्योंकि जब आप बोलते हैं और उसको लीगलाइज नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो वो लीगलाइज नहीं होगा। तो यानी ये जो घोषणा थी ये सिर्फ मौखिक रूप से की गई क्या थी, घोषणा थी। फिर वो जाएंगे यहां से चुनाव के बाद और अपने टीम को, अपने स्टाफ को बोलेंगे कि इसको एक लीगल वे में नोटिफिकेशन जारी करो। देन वो लीगल वे में लिखित रूप में नोटिफिकेशन जारी होगी कि हां ये फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। एंड देन उसके बाद वो किसी दिन जाएंगे और उसका उद्घाटन कर देंगे कि हां ये फैक्ट्री बन गई। तो इस तरीके से ये 3 डेट हो गए, यानी पहली बार मौखिक रूप से घोषणा की गई, सेकंड एक नोटिफिकेशन लीगल रूप से जारी किया गया, एंड थर्ड उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो यहीं से एक क्वेश्चन जो बार बार पूछता है कि बिहार का जो फॉर्मली एक स्टेट के रूप में स्टेबलाइजेशन हुआ वो किस वर्ष में हुआ, तो किस वर्ष में हुआ, तो किस वर्ष में हुआ, तो मतलब यह पूछा जा रहा है कि 11 या 12। तो 11 में तो चूंकि मौखिक घोषणा थी, इसलिए आंसर क्या होता है कि बिहार का एक फॉर्मल स्टेट के रूप में स्थापना कब हुआ, 1912। तो ये डेट वगैरह में जो कंफ्यूजन होता है, बीपीएससी ने कई बार पूछा और कई बार छात्र यहां कंफ्यूज होते हैं और वो गलत करते हैं, तो इससे बचना है। ठीक है, देन बिहार झारखंड सब कुछ चलता रहा। ये जो उड़ीसा का हिस्सा है ये कुछ दिन में डिमांड करता है कि चूंकि हमारी भाषा ओडिया है, भौगोलिक क्षेत्र भी थोड़ा सा अलग है, हम कोस्टल एरिया है, यहां पे समुद्र है, तो हमें अलग राज्य किया जाए। 1935 का क्या आया, एक्ट, अधिनियम, और इस अधिनियम द्वारा बिहार को उड़ीसा क्षेत्र को बिहार से अलग कर दिया गया और इस तरह से बच गया क्या, तो बिहार और झारखंड। ये कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को ये देखने को मिलता है, यानी 1 अप्रैल 1936 को ये जो है ये अलग किया गया। बट यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि किस एक्ट से गाइडेड हो करके बिहार के इस राज्य को, यानी बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। तो 1935 का जो अधिनियम आया था उसी अधिनियम के बेस पे इसको अलग करके एक स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया। देन क्या बचा, बिहार बचा और झारखंड बचा, और यह दोनों लगभग देश की आजादी तक जो है सेम पैटर्न पे चलते रहे। देश की आजादी हुई। अब आजादी से पहले क्या हुआ था, तो आपने एक पढ़ा होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, और इस 1946 के प्लान में क्या हुआ, तो इसमें ग्रुप बनाया गया राज्यों के लिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इसमें जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे उनको रखा गया ग्रुप ए में, और इसमें ग्रुप ए में कौन कौन थे, तो बिहार थे, बिहार था मतलब यूपी, मध्य प्रांत, मद्रास, बंबई, ये जो राज्य थे, उड़ीसा, ये सब किस में आए थे, ग्रुप ए में। तो यानी ये क्वेश्चन आएगा कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था, तो ए ग्रुप में। जो हिंदू मेजोरिटी वाले और कांग्रेस मेजोरिटी वाले राज्य थे वो रखा गया। बी ग्रुप में था कि जो भारत का वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा था उस स्टेट को रखा गया था बी ग्रुप में, लाइक पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंट के जो थे वो रखा गया था। ठीक है, तो वो बी ग्रुप में आ गया। सी ग्रुप में कौन थे, तो जो पूर्वी मुस्लिम क्षेत्र थे लाइक बंगाल, असम, तो उनको रखा गया था सी ग्रुप में। तो इस तरह से ये 3 ग्रुप बने। और जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद स्टार्टिंग में जो भारत की आजादी के बाद 1947 के बाद से लेके 1956 तक देश में इसी फॉर्मूले को लागू रखा गया, ए बी सी, और इसमें एक और फॉर्मूला जोड़ दिया गया था डी। डी में क्या होता था, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जोड़ा गया था। तो इस तरह से
ये जो स्टेट्स थे, इन स्टेट्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार स्टेट कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किस ग्रुप का हिस्सा था। दूसरा आ जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार जो है वो किस ग्रुप का पार्ट था, ए बी सी डी, हिंदी में लिखेगा क ख ग घ। उसके अलावा ऑप्शन रहेगा कि देश में जब आजादी हुई तो 1956 में क्या किया गया, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक कमिटी बनाई गई, जिसको यह टास्क दिया गया कि आप राज्य के बारे में रिसर्च कीजिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, भौगोलिक आधार पर बनाया जाए, यानी उनको जांच करना था। देन उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर नहीं बना सकते, बिकॉज इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेज हैं और बहुत सारे लैंग्वेज के कारण बहुत सारे स्टेट बनाने पड़ जाएंगे। उन्होंने उल्टा यही सुझाव दिया कि ये ग्रुप हटा दीजिए, इस ग्रुप के माध्यम से क्या होगा कि ग्रुपिज्म होगा, यानी सब स्टेट को लगेगा कि अरे इसको ए ग्रुप मिला है यानी ये अच्छा ग्रुप है, ए पहले मिला, बी हमको कहा गया हम बाद वाले हैं क्या, हम कमजोर है क्या। तो ग्रुपिज्म न हो, ग्रुप में उनको डिवीजन न फील हो, इसलिए इस आयोग ने कहा कि कोई ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स होंगे इन इंडिया में। और उस 2 टाइप्स में क्या हो गया, एक सिंपल स्टेट और दूसरा हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो बिहार में 2 तरह के स्टेट बनाए गए, एक राज्य और दूसरा बनाएगा केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य में अगर आते हैं तो उसी राज्य में बिहार रह गया, तो ए से अब हट के सीधा बिहार बन गया। फिर ये सिलसिला चलता रहा, लंबे समय तक झारखंड और बिहार एक स्टेट के रूप में रहे, और फाइनली बिहार का लास्ट डिवीजन हुआ 15 नवंबर 2000, और इस दिन बिहार का लास्ट डिवीजन हुआ। झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। झारखंड जब बना तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि उस टाइम में बिहार के पास कितने जिले थे और कितने जिले झारखंड को मिले, कितने जिले बिहार को मिले, कितना एरिया झारखंड को मिला, ये क्वेश्चन आता है। तो बिहार जब डिवीजन हुआ तो लगभग बिहार के पास जो है वो 54% लैंड मिला, और यहां जाएंगे तो 46% लैंड जो है लगभग वो किसको मिला, झारखंड को। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 37 डिस्ट्रिक्ट जो है ये बिहार को मिला। तो सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि 37 इनको मिला और 18 जो है वो झारखंड को मिला। तो यहां आपको एक टाइम लगेगा कि अच्छा बिहार को कम दिया गया, लेकिन लैंड देखिए लगभग क्या मिला, बराबर। ऐसा क्यों हुआ कि 18 उनको मिला और 37 बिहार को? इसलिए क्योंकि हमारे यहां जो पॉलिटिकल एरिया क्रिएट किए जाते हैं, बाउंड्री क्रिएट किए जाते हैं, वो थोड़ा सा जनसंख्या को ध्यान में रख के, सेंसस को ध्यान में रख के किया जाता है। क्योंकि बिहार जो था वो एक प्लेन एरिया है, मैदानी इलाके हैं, और मैदानी इलाकों में क्या होता है, जनसंख्या थोड़ा हाई होता है। तो यहां जनसंख्या ज्यादा था, तो जनसंख्या के प्रशासन को चलाने के लिए छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। झारखंड जंगली क्षेत्र था, क्षेत्र बड़ा था बट जनसंख्या कम था, तो कम डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। नतीजा यह हुआ कि उस टाइम पीरियड में झारखंड में जो एरिया गया उसमें 18 डिस्ट्रिक्ट और बिहार में जो एरिया आया उसमें 37 डिस्ट्रिक्ट दिखते हैं। बिहार ने क्या किया, इसमें बाद में एक डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर लिया जिसका नाम है अरवल, और इस तरह से बिहार के पास हो गए टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट। झारखंड ने बाद में इसमें क्या कर लिया कि इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट ऐड कर लिया, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट्स को तोड़ करके नए डिस्ट्रिक्ट्स बना लिए, और इस तरह से इनके पास हो गया टोटल 24। तो ये 24 डिस्ट्रिक्ट्स आज इनके पास है, और बिहार के पास जो है वो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स है। और इस तरह से ये भौगोलिक एरिया, तो लास्ट डिवीजन बिहार का हुआ। और ये डिवीजन होने के पीछे रीजन क्या था, तो वही रीजन था कि चूंकि झारखंड जो है वो थोड़ा सा ज्योग्राफिकली जो प्लेन नहीं है, वो एक माउंटेन्स हिली एरिया है, और बिहार जो है एक प्लेन एरिया है। तो ये जो डिवीजन था ये बेसिक रूप से ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पे जनजाति ट्राइब्स ज्यादा हैं, कुछ पॉलिटिकल सिनारियो के व्यू से, और इस तरह से बिहार का लास्ट डिवीजन जो है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ, और उसके बाद से जो बिहार बना वो अभी तक संचालित हो रहा है। देन ये जो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग याद कर लेते हैं। तो इसमें कुछ डेट आ गए। पहला डेट कौन आया, 12 दिसंबर 1911। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, एक अनाउंसमेंट हुआ था। कहां पे हुआ था, तो सेपरेट बिहार स्टेट निर्माण करने का जो घोषणा है वो दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई थी।
सेकेंड है 22 मार्च 1912। अभी मैंने बताया कि इस बार क्या किया गया, एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना, यानी एक तरह का गवर्नमेंट लीगल ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था। इसीलिए आज भी बिहार दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने भी पूछा हुआ है, क्यों 22 मार्च को ही बिहार दिवस, क्यों हम 12 दिसंबर को नहीं मनाते हैं। रीजन है, इस दिन मौखिक था और मौखिक का उतना महत्व नहीं है जितना लिखित का है। तो लिखित या कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो लीगल तरीके से पहली बार आया सेपरेट बिहार के लिए, वो 22 मार्च को आया। और उसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के बेस पे 1 अप्रैल 1912 को एक बिहार का फॉर्मेशन कर दिया गया, यानी फॉर्मेशन ऑफ बिहार एक्चुअल में हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा 1 अप्रैल 1912 के बाद ओडिशा को 1936 में क्या किया गया, अलग किया गया। तो 1 अप्रैल 1936 यह वह डेट है जिस दिन फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ ओडिशा फ्रॉम बिहार, यानी बिहार से अलग करते हुए एक ओडिशा का गठन किया गया। एंड देन लास्ट डिवीजन 15 नवंबर 2000, जब फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड फ्रॉम बिहार, और ये फाइनल डिवीजन था। और इस डिवीजन के बाद बिहार का कोई डिवीजन नहीं हुआ है। तो जो एक्चुअल अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री, अक्षांश, देशांतर, ये जो एक्चुअल बाउंड्री अभी क्रिएट हुआ, ये एक्चुअल बाउंड्री अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आपसे पूछे कि बिहार का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप, यानी जो करंट स्टेटस है बिहार का ज्योग्राफिकल बाउंड्री का, वो कब क्रिएट हुआ, तो किस दिन क्रिएट होगा, 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड हमारे से अलग हुआ। देन हमें एक बाउंड्री मिली कि ये लैटिट्यूड से ये लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड से ये लॉन्गिट्यूड के बीच बिहार है। तो ये जो फाइनल बाउंड्री मिला, ये फाइनल बाउंड्री कब मिला, 15 नवंबर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना करके आपसे पूछा जा सकता है। तो सिर्फ फैक्ट रटना जरूरी नहीं है, बल्कि फैक्ट को किस तरह से क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाएगा ये सोचना भी जरूरी है। और अगर उस तरह से पूछा जाता है तो उसको बनाना भी जरूरी है। ठीक है, बन जाएगा। तो ये याद हो गया होगा। मोस्टली हम लोगों ने यहां पर 2 चीजें 3 चीजें अभी तक देखी। फर्स्ट हमने थोड़ा सा देखा बाउंड्री एरिया। बाउंड्री एरिया में हम लोगों ने देखा स्पेशली कि कौन सा बाउंड्री एरिया, कितना बड़ा एरिया यहां पे हो रहा था। दूसरा हम लोगों ने इसके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिस्ट्रिक्ट देखे, बिहार में स्टेटस, इंडिया में स्टेटस देखा, कैसे बिहार का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन का स्टेप कैसे रहा, कैसे क्रमिक रूप से ये स्टेप आगे बढ़े, और फाइनली एक बिहार जो है वो किस तरह से क्रिएट हुआ। और उस बिहार के क्रिएशन के बीच में बहुत सारे डेट्स है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का लगाव डेट से ज्यादा रहा है। खास करके बीपीएससी में बहुत सारे डेट रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद ये फाइनल बिहार बनकर के आ गया, यानी इस तरह का बिहार हमको मिल गया जो अभी हमको देखने को मिल रहा है। ये एक स्टेट के रूप में बिहार हमें दिखाई दे रहा है। अब इस बिहार के थोड़े से कुछ बेसिक फैक्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक फैक्ट्स क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला है बिहार की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, फाउंडेशन डे। तो फाउंडेशन डे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फाउंडेशन डे मनाया जाएगा 22 मार्च को। क्यों मनाया जाएगा, अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि क्यों मनाया जाता है, तो अभी हम लोगों ने बनाया कि नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट जो है वो हुआ था बिहार के फॉर्मेशन का, जो 22 मार्च 1912, यानी इसके पीछे जो बैकग्राउंड में छुपा हुआ है वो क्या छुपा हुआ है, 1912 छुपा हुआ है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अभी जो बिहार है उसका करंट एरिया क्या है, तो 94,163 यानी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो बिहार का करंट सिनारियो और ज्योग्राफिकल एरिया को डिनोट करता है। अगर हम इस ज्योग्राफिकल एरिया को पूरे भारत के एरिया से कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, जैसे हम मान लिए ये पूरा विश्व है, तो विश्व में भारत कितना है, तो भारत इतना है, और पूरे भारत में बिहार कितना है, तो वो इतना है। क्यों, क्योंकि ये अगर भारत 100% है तो बिहार जो है, सॉरी भारत जो है वो 2.4% है मात्र पूरे भारत का, और बिहार जो है वो पूरे भारत का मात्र 8.6% है, यानी बहुत कम एरिया। तो सॉरी 2.86%, 2.86% है। तो इस तरह से ये 100% का 2.4%, इस 2.4% का जो भारत है उसका 2.86% बिहार। ठीक है,
तो इस तरह से ये बिहार का एरिया आपको परसेंटेज में भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि भारत का ये क्या परसेंटेज एरिया बिहार कवर करता है या शेयर करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और एरिया मात्र हम लोग इतना कवर करते हैं, बट जनसंख्या हम लोग 8.6 कवर करते हैं। तो 286 है, 2 हटा दीजिएगा, 8.6 कर दीजिएगा तो वो जनसंख्या कवर करेगा, 2.86 रखिएगा तो वो एरिया कवर करेगा। इस तरह से आप ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। अभी जो करंट स्टेटस है, तो बिहार जो है वो 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है एरिया में। तो ये याद रख सकते हैं कि 12वें नंबर पे बिहार का जो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार राज्य आता है। टोटल जनसंख्या की बात करें तो 2011 में एक सेंसस हुआ था, उसके बाद जो अगला सेंसस है उसका रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो उस समय जो डाटा आया था वो आया था 10, 40, 99, 452। इसको भी मोबाइल डिजिट के जैसे याद कीजिएगा। जब भी अगर आपको रटना हो ना डिजिट्स को, तो थोड़ा मोबाइल डिजिट्स के टाइप से याद कीजिए तो याद रहेगा। तो 10, 40, 99, 452, और इसमें जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होगा ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। कई बार जब जाइएगा तो ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें ये लास्ट वाला डिजिट मैच करेगा, तो वो ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और बीपीएससी ने एक बार ये प्रश्न सीधे पूछ लिया था। तो टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमारा क्या है, 10, 40, 99, 452। लेकिन रिसेंटली एक नोट में पॉइंट याद रख सकते हैं कि रिसेंटली हमारे यहां एक कास्ट सेंसस हुआ था, या कह सकते हैं कि कास्ट गणना हुआ था। और इस कास्ट गणना के अंतर्गत भारत के क्षेत्रों में बिहार में स्पेशली ये गणना कराई गई थी। तो बिहार का जो एरिया है उस एरिया में टोटल पॉपुलेशन इस कास्ट गणना के अनुसार बनाया गया 13,725,310, यानी 13,07,25,310। लास्ट में 310 को फोकस कर सकते हैं। और यह 2022-23 का ये जो कास्ट सेंसस हुआ इसके अनुसार बिहार की ये जनसंख्या है, यानी ये 2011 से 2022-23 तक आते आते लगभग जो है वो 3 करोड़ यानी 2.25 करोड़ 2,75,00,000 की जनसंख्या का वृद्धि बिहार में देखने को मिल रहा है। इतनी जनसंख्या परिवर्तित हुई लगभग इस पीरियड में। बिहार का जो कुल जनसंख्या है सेंसस वाला, वो लगभग भारत के जनसंख्या का 8.6% है। भारत का जो तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या में वो बिहार है, यानी क्षेत्रफल में हम 12वें नंबर पे है और जनसंख्या में 3rd लार्जेस्ट स्टेट है हम लोग इंडिया के। लंबाई चौड़ाई अभी आपको समझ में आई थी कि हमारा 345 चौड़ाई है, और पूर्व से पश्चिम यानी नॉर्थ टू वेस्ट जो है ये 483 है। अब ये लेंथ और विड्थ में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा, ये किधर से किधर पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर वो लेफ्ट टू राइट यानी साउथ टू नॉर्थ पूछेगा तो 345, और ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा तो वो 483, क्योंकि हमारा रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह का शेप दिखाई दे रहा है। तो ये इससे पता चल जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई याद रखना, लंबाई इसको भी कह सकते हैं, ये चौड़ाई कह सकते हैं, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा ये समुद्री तल से ऊंचाई और औसत वर्षा। ये एक रोचक फैक्ट है। थोड़ा बिहार के शेप को थोड़ा समझिए तो चीजें समझना आसान हो जाएगा। ये बिहार के शेप को अगर थोड़ा सा हम लोग देखें, बिहार के शेप को अगर देखें तो बिहार के मध्य से एक नदी गुजरती है जिसको हम लोग कहते हैं गंगा नदी। अब गंगा नदी ये गुजर रही है, ये नॉर्थ से रिवर फ्लो करके इसमें आती हैं, जो भी नदियां हैं साउथ से इस तरह से रिवर फ्लो करके यहां जाती हैं। तो क्या इसका मतलब क्या निकल रहा है? मतलब साफ निकल रहा है कि ये जो बीच वाला एरिया है ये डाउन एरिया है, और ये दोनों एरिया जो है ये उठे हुए हैं और हिली एरिया है और थोड़े ऊंचे हैं। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि बिहार का शेप कुछ इस तरह से है, एक नाव के शेप में, बोट के शेप में, कि दोनों किनारे उठे हुए और बीच वाला हिस्सा क्या है वो झुका हुआ है। अब बिहार का जो ये पूरा एरिया देख रहे हैं इसके बारे में कहा जाता है कि बिहार का जो ये ऊंचाई है ये सी लेवल से ये 53 मीटर है, जिसे हम फीट में कन्वर्ट करते हैं। 53 मीटर इसकी हाइट है और इसको फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 173 फीट आता है।
अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारा एवरेज है, औसत है, जो इस पूरे एरिया को देख के निकाला गया है। अब इसमें क्या है, ये एरिया लगभग 70 से 80 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 80 एक हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, और 70। फिर इधर आते हैं तो ये थोड़ा घटता है, ये आता है 50 से 60 मीटर ऊंचा एरिया है ये किनारा वाला। फिर उसी तरह से इधर आते हैं तो ये मिलेगा आपको 50 से 65 मीटर के आसपास हाइट वाला। फिर इधर भी जाएंगे तो उसी तरह से 60 से 65 या जो भी हाइट होगा। बीच में जब जाएंगे तो बीच में हाइट कम होता चला जाएगा, 35, 40 इस तरह से यह हाइट होगा। और इसमें भी यहां अगर 40 है तो ये इधर घटता जाएगा और इधर 30 आ जाएगा या 35 आ जाएगा, इस तरह से ये कम होता जाएगा। ये हो गया हमारा बिहार का सी लेवल से हाइट। सी लेवल से हाइट क्या होता है? तो चूंकि समुद्र में पानी है और पानी के बारे में ऐसा माना जाता है कि पानी का हाइट जो इतना यहां होगा वो ही यहां होगा, यानी पानी अपना एक सी लेवल बनाता है। तो बिहार में, भारत में क्या है, वो चेन्नई के आसपास का सी लेवल लिया जाता है जहां शांत जल है और उसको जीरो माना जाता है। और अगर ये हिमालय पर्वत यहां पे है और यहां पर मैदान है तो इसका हाइट यहां से नहीं कंट्रोल किया जाता है, बल्कि सी लेवल से इसकी हाइट देखी जाती है और फिर उसके हिसाब से इसका हाइट मेजर किया जाता है। तो उसी तरीके से बिहार का हाइट मेजर होगा। तो हाइट कैसे निकाला जाता है? तो सबसे ज्यादा वाला प्लस सबसे कम वाला, और फिर उसको जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग दिया जाता है और निकल जाता है कि क्या है मेरा हाइट। अब क्यों हम इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं इस पे? सीधे क्यों नहीं रटवा दे रहे आपको कि बिहार का जो सी लेवल से हाइट है वो 53 मीटर है, एंड अगर आपका फीट में पूछेगा तो 173 फीट है। मैं यहां क्यों इतना डिटेल पे जा रहा हूं? इसलिए जा रहा हूं कि बीपीएससी ने 2 साल पहले एक क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन क्या पूछा कि कोसी बेल्ट में जो कोसी का एरिया है उसकी हाइट लगभग कितनी है सी लेवल से। अब बताइए, किसी को याद होगा? किसी को नहीं याद होगा। कौन याद करने जाएगा भाई इसको? और क्यों याद करेंगे हम इसको कि हर गांव का, हर जिले का सी लेवल से एरिया कितना ऊंचा है, किसका नीचा है? क्यों याद करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है। कैसे बनेगा समझिए। अब हमको कोसी का बाढ़ एरिया देखना है, तो कोसी का बाढ़ एरिया समझिए कहां है। सुपौल से नदियां आती हैं और ये जो एरिया जो आप देख रहे हैं गंगा नदी के आसपास का, ये पूरा इसका बाढ़ वाला एरिया है कोसी का। अब वो पूछ रहा है कि कोसी का जो बाढ़ क्षेत्र है या कोसी का जो नदी तंत्र का क्षेत्र है उस एरिया का जो हाइट है वो क्या होगा। अब बेसिक रूप से पानी आकर के कोसी से जमा कहां होता है? इस गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी में आके मिल जाती है। और अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे ज्यादा होगा, बीच में कम होगा। तो अब आपको क्या करना था, वहां एक ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा जिस ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ रहेगा 53। तो 53 तो नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा और कम के औसत का पार्ट है। कहीं हो सकता है 53 से ज्यादा हो, यानी 56 लिखा हुआ है, कहीं बहुत कम लिखा हुआ होगा 20, तो इतना भी नहीं होगा, और कहीं लिखा हुआ है 35। तो क्या कर पाएंगे आप कि अगर बेसिक चीजों को थोड़ा सा समझते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया को समझते हैं, देन यू फाइनलाइज द आंसर कि कौन सा हो सकता है। तो यानी आप अपने क्वेश्चन से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। तो यानी सम टाइम आपको लॉजिकल बेस पे जाकर के आंसर को चूज करना पड़ता है, और लॉजिकल बेस पे आंसर चूज करने के लिए थोड़ा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझा हुआ होना जरूरी है। और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देंगे कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ फैक्ट नहीं है, और ये आप यकीन मानिए किसी का पढ़ा हुआ फैक्ट नहीं होगा कि कोई हर डिस्ट्रिक्ट का, हर एरिया का जो सी लेवल एरिया है उसको नोट करता हो और याद करता हो। ऐसा रेयर ऑफ द रेयर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप गेसिंग वर्क पे भी काम करके कुछ आंसर को क्या कर सकते हैं, ढूंढ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे गेसिंग वर्क पे काम करेंगे वो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो सी लेवल से हाइट समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि यहां पे बंगाल है और बंगाल के नीचे यहां पे बंगाल की खाड़ी, तो यहां से आने वाली कुछ वर्षा की मात्रा बिहार में अच्छा फ्लड, अच्छा बारिश कराती है, और इस तरफ से इस तरफ बारिश जो है वो कम होते हुए जाती है। यानी इस एरिया में लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, और इस एरिया में आते आते ये 100 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है। यानी पिछले साल अगर हम लोग देखें
तो रिपोर्ट में क्या है, जहानाबाद में कम बारिश हुई है, अरवल में कम बारिश हुई है, औरंगाबाद में कम बारिश हुई है। सबसे जो कम वर्षा प्राप्त करने वाले डिस्ट्रिक्ट उन्हीं को माना गया। तो यहां पे माइनस हो गया। अब वर्षा का औसत निकाला जाता है, तो जिधर सबसे ज्यादा फिर इधर सबसे कम, सब डिस्ट्रिक्ट का एवरेज निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए। दो तरीके हैं, एक तो लार्जेस्ट प्लस मिनिमम का पकड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि सब डिस्ट्रिक्ट का औसत निकालिए और फिर उसके हिसाब से जोड़ के और डिस्ट्रिक्ट से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। तो यह हर साल चेंज होता है, लेकिन एक टेम्पररी ये देखा गया है, अगर लंबे समय में हम लोग देखें तो लगभग 112 सेंटीमीटर की बारिश बिहार के क्षेत्र में देखने को मिलती है। ये हम लोग कब की चर्चा कर रहे हैं, यदि हम पिछले 10-15 सालों की चर्चा करें तो ये हमें एक कॉमन एवरेज देखने को मिलता है औसत वर्षा का। लेकिन हम अगर हर साल का देखें तो ये हर साल जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिकल सर्वे जो आता है, उस इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा दिया हुआ रहता है और हर बार चेंज होता है। तो हम लोग जब ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे तो इस पॉइंट पर भी चर्चा वहां पे करेंगे। फिलहाल मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ये सब निकाला जाता है, कैसे इसको गेस किया जाता है, कैसे इसको पकड़ा जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आइए इस बेसिक फैक्ट के बाद हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, बिहार के डिवीजन को समझते हैं कि एक जो बिहार क्रिएट किया गया, उस बिहार को आज डिवीजन में डिवाइड किया गया। डिवीजन में क्यों डिवाइड किया जाता है? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी प्रशासनिक कारणों से यह किया जाता है। क्यों भाई, प्रशासनिक कारण में ऐसा क्या है? तो ये एक्चुअली ये है कि अगर कोई एरिया बहुत बड़ा है और उसका संचालन कहीं एक जगह से किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि मॉनिटरिंग इतने दूर में ही घूम के रह जाएगा, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट छूट जाएगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहां दिखाई दे रहा है वो यहां नहीं दिखेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि एरिया को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और हर ग्रुप के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्रिएट कर दिया जाता है, ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम केंद्र लेवल से या बड़े लेवल से भी कंट्रोल किया जा सके। ये व्यवस्था आपको एंशिएंट हिस्ट्री से देखने को मिल जाएगी। जब राजा लोग क्या करते थे, बड़े से साम्राज्य यानी बड़ा सा जो उनका एम्पायर होता था उसको छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करते थे, स्टेट्स को मंडल में बांट देते थे, मंडल को फिर अलग अलग समूह बोला जाता था, प्रदेशक बोला जाता था, प्रदेश बोला जाता था, फिर उसके नीचे जाते थे तो ग्राम हो जाता था। तो इस तरह से जो बांटने की प्रक्रिया रही है वो एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में सेम रही। आधुनिक समय में थोड़ा उसी को और डिफाइन किया गया। तो क्या डिफाइन किया गया? तो डिफाइन ये किया गया कि बिहार है, बिहार एक स्टेट है, तो बिहार को क्या किया गया, एक बड़े से बिहार राज्य को जिसका भौगोलिक एरिया अभी हम लोगों ने देखा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, उसको उन्होंने 9 प्रमंडल यानी 9 डिवीजन में, कमिश्नरी में डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ कमिश्नरी या डिवीजन बिहार में कितने हैं? 9 हो गए। इन 9 डिवीजन के अंतर्गत 38 डिस्ट्रिक्ट्स रखे गए, यानी 38 डिस्ट्रिक्ट्स अभी हैं। कुछ नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात चल रही है बट अभी कंप्लीट नहीं है, तो आप उसको जरूरत नहीं है याद करने का। अभी हम लोगों ने देखा था कि 37 डिस्ट्रिक्ट्स झारखंड से अलग होने के बाद थे और बाद में एक डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया, अरवल को। 38वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो अरवल है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 38 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। अब क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन किया गया, अनुमंडल जिसको कहा जाता है सब डिवीजन। तो सब डिवीजन की संख्या कितनी है? 101 है, यानी टोटल 38 जिलों में सब डिवीजन बनाए गए हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जो छोटे हैं तो उसके यहां डिस्ट्रिक्ट भी एक, सब डिवीजन भी एक। कुछ जिले बड़े हैं तो उसके यहां डिस्ट्रिक्ट एक और सब डिवीजन 4-5, इस तरह से। तो डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट के साइज पे। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रखंड और अंचल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक, और अंचल को बोलते हैं सर्कल। तो ब्लॉक और सर्कल में क्या अंतर होता है? तो ब्लॉक जो होता है ये डेवलपमेंट वर्क के लिए होता है और अंचल जो होता है वो रीजनल वर्क के लिए होता है, या अगर रेवेन्यू वर्क के लिए अगर हम लोग बात करें तो सर्कल का यूज किया जाता है। बिहार में लेटेस्ट न्यूज यही है कि 534 ब्लॉक है और अंचल की संख्या 3 बढ़ा दी गई है, तो 537 हो गई है। तो ये थोड़ा सा एक नया जो सुधार किया गया है, इसको नोट करके आप रख सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्कल बढ़ाया गया है। रेवेन्यू सर्कल, स्पेशली रेवेन्यू सर्कल या राजस्व अंचल जिसको कह सकते हैं, उसकी संख्या जो है ये बढ़कर के हो गई है 537।
और जो ब्लॉक है जिसको प्रखंड कहा जाता है उसकी संख्या अभी भी 534 ही है। तो अगर थोड़ा करेंट से जोड़ के या कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा तो ये आंसर दे सकते हैं। पंचायती राज के अंतर्गत पिछले साल का जो डाटा आया था उसमें यह बताया गया था कि पंचायती विभाग के अंतर्गत जो पंचायत काम कर रहे हैं उनकी संख्या 8058 बताई गई। हालांकि ये डाटा कई जगह अलग अलग आपको दिखेंगे, बट स्पेसिफिक रूप से अगर हम लोग बात करें बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की और पंचायती सरकार के डिपार्टमेंट के वेबसाइट की, तो वहां पर यही डाटा दिया गया है। नगर निगम तो आपको पता है कि जो रूरल एरिया है वहां पे लागू किया जाता है पंचायती राज सिस्टम, जिसमें 3 तरह के स्तर होते हैं। एक होता है प्रखंड स्तर पे जिला स्तर पे जिला परिषद, तो जिला की संख्या पता है। दूसरा होता है प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, जिसमें प्रमुख हेड होते हैं, तो जितने प्रखंड उतने पंचायत समिति या उतने प्रमुख होंगे। और ग्रामीण स्तर पे हो जाता है ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर इसी से रिलेट हो जाते हैं, यानी प्रशासनिक और ये एक तरह के हो जाते हैं। लेकिन नगर और निगम और नगर परिषद और नगर पंचायत थोड़ा अलग हो जाता है। ये क्या होता है, तो ये कह सकते हैं कि अर्बन एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए जो है ये काम करते हैं और इसका डिवीजन किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। तो इसमें जो बड़े नगर हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए नगर निगम बनाया जाता है। और लेटेस्ट में सहरसा को जोड़ा गया है और अभी टोटल जो बिहार में नगर निगम है वो 19 है। नगर परिषद की बात करें तो 88 और नगर पंचायत की बात करें तो 154। अभी इसमें 2 और बढ़ाने की बात चल रही है, तो थोड़ा इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था इस संबंध में, न्यूज़पेपर वगैरह में आया था। तो ये था, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिसाइड किया गया। अब एक आते हैं, लास्ट है पुलिस डिस्ट्रिक्ट, जिसकी संख्या 40 है। तो ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसिक रूप में क्या होता है, तो एक डिस्ट्रिक्ट अगर कोई होता है तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 तरह के कार्य और 2 तरह के नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। एक नियंत्रण होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और दूसरा लेवल होता है वो पुलिस लेवल पे। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक स्तर पे जो नियंत्रण करता होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और पुलिस लेवल पे जो कंट्रोल करते हैं वो होते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और ये दोनों इनको नियंत्रित करते हैं। तो बिहार में क्या हुआ, 38 ऐसे जिले हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और वो प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। पुलिस के लिए 38 जो वो जिले हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वहां पर वो भी है, पुलिस भी है। 2 अतिरिक्त रूप से ऐसे बनाए गए जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, केवल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। कई बार सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के जगह पे इस पद का भी नाम आप सुनते होंगे, एसएसपी। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट, बड़े डिस्ट्रिक्ट वगैरह में पदस्थापित होते हैं। तो बिहार में 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट बनाए गए अलग से जहां सिर्फ पुलिस की व्यवस्था होगी, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि वहां क्या है, जिला पदाधिकारी का पद नहीं है, उस तरह का पद नहीं बनाया गया है। तो इसीलिए ये 2 स्पेसिफिक को कहा जाता है सिर्फ क्या, पुलिस डिस्ट्रिक्ट। और ये 2 कहां है, तो एक है बगहा, और ये बगहा कहां पड़ता है, तो वेस्ट चंपारण में। और दूसरा है नवगछिया, ये कहां पड़ता है, तो भागलपुर में। ये 2 ऐसे एरिया रहे जो स्पेसिफिक रूप से सिर्फ पुलिस डिस्ट्रिक्ट के रूप में मान्यता दी गई है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, 40। इसके अलावा कुछ रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी बनाए गए हैं जहां पर रेल एसएसपी या रेल एसपी की तैनाती की जाती है, तो उसको रेल पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। और उसको अगर जोड़ लेते हैं तो इसकी संख्या बढ़कर के 43 हो जाती है। ऐसे अदरवाइज अभी क्या है, 40 है। ठीक है, तो बगहा और नवगछिया को जोड़ ले तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस पुलिस डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो ये पैटर्न आता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्या है और ये क्या है। तो थोड़ा पैटर्न समझ लीजिए, थोड़ा फैक्ट समझ लीजिए कि आखिर दोनों में अंतर क्या है और क्या फैक्ट याद रखना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस पुलिस डिस्ट्रिक्ट 38
और ओनली पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले तो 38 प्लस 2 जो दो अतिरिक्त ओनली पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उनको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाता है 40 हो जाते हैं। इसमें 38 जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है वो, और उसके अलावा बगहा और नवगछिया जो हैं ये दो ऐसे कह सकते हैं कि एरिया है या अनुमंडल है जो डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में भी काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो कई बार इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने के बाद थोड़ा सा बिहार के इस ज्योग्राफिकल एरिया को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगर इस ज्योग्राफिकल एरिया को समझ जाएंगे तो बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको ये कमिश्नरी और कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स के लिस्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो बिहार का हम एक भौगोलिक एरिया बनाते हैं, और इस बिहार के भौगोलिक एरिया को थोड़ा सा हम लोग डिवाइड करते हैं कमिश्नरी में। तो नंबर ऑफ कमिश्नरी या नंबर ऑफ डिवीजन अभी हम लोगों ने पढ़े था कि हमारे पास कितने हैं, तो 9 है, और इसी 9 को हम लोगों को डिवाइड करना है। तो उत्तर बिहार में 5 है जो कमिश्नरी है, और दक्षिण बिहार में यदि बात करें तो 4 है। ये दक्षिण बिहार में 4 है। ये कमिश्नरी को थोड़ा सा याद करना है। याद करेंगे उत्तर में 5 कहां कहां, तो यहां पे सारण, ये पहला, दूसरा इसको तिरहुत, तीसरा यहां पे दरभंगा, यहां पे आएंगे कोसी, और ये हो जाएगा पूर्णिया। तो इस तरह से देखा जाए तो उत्तर बिहार में 5 डिवीजन किए गए हैं। दक्षिण बिहार में अगर हम लोग आते हैं तो यहां से स्टार्ट होगा पटना, पटना प्रमंडल, मगध, यहां पर मुंगेर, और ये भागलपुर। और इसी 9 डिवीजन में टोटल हमारे पास 38 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। रेल पुलिस को मिलाकर 44। अच्छा, ठीक, चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं, और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए सबसे पहले याद कीजिए कि सारण में 3 है, तिरहुत में 6 है, दरभंगा में 3 है, कोसी में 3 है, और पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट है। तो उत्तर बिहार की ओर आते हैं और सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स को थोड़ा सा याद करते हैं। आप कहिएगा सर इस सब को करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जिसको ये याद होगा उसको आसान हो जाएगा पढ़ना, जिसको याद नहीं होगा उसके लिए हो जाएगा टफ ये पढ़ना। ठीक है, उसको फिर याद करना ही पड़ेगा। तो जो सारण है, इस सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना है। ठीक है, सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट याद करना है। ऊपर से गोपालगंज, फिर उसके बाद सीवान, और फिर उसके नीचे सारण। तो यानी गोपालगंज, सीवान, सारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, ये तीनों मिलाएंगे तो क्या हो गया? सारण डिस्ट्रिक्ट। हेडक्वार्टर कहां होगा? नाम सारण है तो इसलिए हेडक्वार्टर कहां होगा? सारण में। तिरहुत में 6 होंगे, ऊपर में वेस्ट चंपारण, उसके नीचे ईस्ट चंपारण, यहां पर शिवहर, उसके इधर राइट साइड में सीतामढ़ी, उसके नीचे मुजफ्फरपुर, और सबसे नीचे वैशाली। तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, उसके अलावा ईस्ट चंपारण, और उसके ऊपर वेस्ट चंपारण। तो इस तरह से अगर देखें तो ये इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 6। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आते हैं दरभंगा में। यहां कुछ नहीं करना है, बस 3 डिवीजन कर देना है ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर में मधुबनी, बीच में आ जाएंगे दरभंगा, और सबसे नीचे आ जाएंगे समस्तीपुर। तो जो दरभंगा डिवीजन है उसका हेडक्वार्टर दरभंगा में है, और उसमें 3 हो गए। कौन कौन हो गए? तो मधुबनी, दरभंगा और
समस्तीपुर। कोसी में आएंगे तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, इस तरह से 3 बांट दीजिए। 3 बांटिएगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा, तो सबसे ऊपर सुपौल, सुपौल के नीचे आएंगे तो मिलेगा थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए, तो ये मधेपुरा और यहां पे सहरसा। तो इस तरह से सहरसा और मधेपुरा को बांट दीजिए, तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा ये हो गए किस डिवीजन के अंतर्गत, कोसी डिवीजन के अंतर्गत हो गए। पूर्णिया में आते हैं तो पूर्णिया में कितना है, 4। तो 4 में ऊपर से शुरू करेंगे किशनगंज, इसके नीचे इस तरफ आएंगे तो अररिया, इस तरफ आएंगे तो पूर्णिया और नीचे आएंगे तो कटिहार। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 4 हमें दिखाई दे रहे हैं, एक कोसी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, तो ये 4 हो गए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर के 5 प्रमंडल है इसको हम लोगों ने देखा। नीचे आते हैं तो नीचे आने पर पटना प्रमंडल हमारे पास है। पटना प्रमंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 6 में नीचे जो शाहाबाद से संबंधित 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ध्यान रख सकते हैं। तो शाहाबाद से रिलेटेड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो शाहाबाद से रिलेटेड में यहां आएंगे कैमूर, यहां पे रोहतास, यहां पे बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद पटना और उसके बाद उसके नीचे नालंदा। तो इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहां पे कितने मिलेंगे हमें, 6। तो यहां से एक प्रश्न आ जाएगा कि वह प्रमंडल बताइए निम्नलिखित में से जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं। तो 2 है, पटना प्रमंडल और तिरहुत प्रमंडल, जिसमें 6-6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो कई बार आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, कई बार लोकेशन आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिएगा हम लोग कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे जो इजी लगेगा आपको। देन आते हैं मगध। मगध में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5 है, सॉरी यहां मैंने 4 लिख दिया था, यहां नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है, 5 है। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो 3 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट याद करना है, एक औरंगाबाद, एक गया और एक गया के बगल में नवादा। और 2 जो सबसे लेटेस्ट छोटे छोटे जिले हैं उनको, तो औरंगाबाद, गया, नवादा। और 2 सबसे छोटे जो अरवल बना, और अरवल किससे हटके बना, तो जहानाबाद से हटके बना, तो जहानाबाद और अरवल। तो मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट इजीली याद हो जाएंगे। क्या क्या क्या, एक तो हो गया पहला औरंगाबाद, गया, नवादा, 3 बड़े और 2 छोटे, कौन कौन से, तो शेखपुरा और जहानाबाद, और जहानाबाद से अलग हुआ अरवल। तो ये आपको थोड़ा सा फैक्ट याद रख लेना। देन आते हैं भागलपुर में, सबसे लास्ट पहले चलते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर में क्या है, तो 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक ऊपर में भागलपुर और नीचे में बांका। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब इसके अलावा जितना बच गया वो सब किस में चला जाएगा, मुंगेर में। मुंगेर में भी टोटल 6 हैं। तो 6 में यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे जमुई, जमुई के इस तरफ अगर बढ़ेंगे तो शेखपुरा, शेखपुरा से इस तरफ बढ़ेंगे तो मुंगेर आ जाएगा, जिस मुंगेर के नाम पर ये रखा गया है। मुंगेर के ऊपर जाएंगे तो खगड़िया, इधर में बेगूसराय, और बेगूसराय के जस्ट बगल में और मुंगेर, लखीसराय, लखीसराय के बगल में अगर हम लोग चलते हैं तो इधर ये शेखपुरा था। तो इस तरह से यहां पर हो गया जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय, ये 6। तो आपको थोड़ा सा यहां पे क्या करना है, कितने डिवीजन, डिवीजन का लोकेशन, लोकेशन के अंतर्गत कितने कितने डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन, ये याद होना चाहिए। 2 बार 3 बार इसको रटेंगे, याद हो जाएगा। रटने का तरीका 2 हो गया, एक तो प्रमंडलवार और दूसरा इस तरह से 3-4 धाड़ी बना करके याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग याद किए तो इससे क्या निकलना है, तो निकालना यह है कि अगर प्रश्न यह आता है कभी कभी कि जो बिहार है, इस बिहार के भौगोलिक समीपता के आधार पर उन डिस्ट्रिक्ट्स का चयन करें जो बिहार के पड़ोसी क्षेत्रों से सटे हुए हैं। यह बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो जैसे मान लिए ये टोटल बिहार का एरिया है, तो नॉर्थ साइड में क्या है, नेपाल है। तो क्वेश्चन आएगा कि नेपाल के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट सीमा संपर्क करता है और बॉर्डर शेयर करता है, और बॉर्डर जो शेयर करता है उसकी संख्या बताइए, उसमें से डिस्ट्रिक्ट में से चूज कीजिए कि कौन शेयर करता है, कौन शेयर नहीं करता है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार के, वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा शेयर करेगा, तो वेस्ट चंपारण करेगा,
दूसरा कौन करेगा तो ईस्ट चंपारण करेगा, उसके बाद कौन करेगा तो सीतामढ़ी करेगा, उसके अलावा कौन करेगा तो मधुबनी, उसके अलावा तो सुपौल, उसके अलावा अररिया, उसके अलावा लास्ट में किशनगंज। बहुत बढ़िया। इसको दूसरे तरीके से कैसे याद करें तो दूसरे तरीके से हम लोग थोड़ा प्रमंडल वार देखते हैं कि तिरहुत प्रमंडल के वो जिले जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ। मान लीजिए इस तरह से प्रश्न पूछा आपसे कि वो डिस्ट्रिक्ट बताइए जो तिरहुत प्रमंडल का है और बॉर्डर शेयर नहीं करता है, और उसमें दूसरे प्रमंडल का कोई जिला डाल देगा तो वो पकड़ना आसान हो जाएगा अगर आपको पता है तो। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि शिवहर का लोकेशन यहां पे है बट शिवहर बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो यानी आपके पास ऑप्शन में क्या आएगा, यही आएगा। और क्या ऑप्शन में आएगा तो पूर्णिया दे देगा ऑप्शन में। यानी ऐसा बेवकूफ ऑप्शन भी नहीं होगा कि यहां पर आपको नेपाल से बॉर्डर पूछ रहा है और जमुई ऑप्शन में आए। यानी ऑब्वियस है कि बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए जाएंगे ताकि आप फंस सके। तो तिरहुत प्रमंडल में 3, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कौन सा प्रमंडल मिलेगा, दरभंगा प्रमंडल मिलेगा। दरभंगा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर करेगा तो एक ही डिस्ट्रिक्ट करेगा, मधुबनी। मधुबनी के बाद बढ़ेंगे तो कौन सा प्रमंडल मिलेगा तो कोसी मिलेगा। कोसी के 2 जिले हमें मिल जाएंगे, एक सुपौल मिल जाएगा और एक अररिया मिल जाएगा। और सॉरी, कोसी का सुपौल ही मिलेगा, अररिया और किशनगंज मिल जाएगा पूर्णिया का, तो अररिया और किशनगंज। तो इस तरह से 2, 3, 4 और फिर इधर 3, टोटल कितने हो गए 7। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे। देन आते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कौन सा है तो उत्तर प्रदेश, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर था, ये नेशनल बॉर्डर है। अब इसके साथ टोटल 8 जो है वो जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। इस 8 में से गंगा नदी के ऊपर के 4 जिले और गंगा नदी के नीचे के 4 जिले। ऊपर के 4 जिले में एक सारण का और दूसरा तिरहुत का प्रमंडल का शेयर होता है। तो तिरहुत प्रमंडल से सिर्फ एक वेस्ट चंपारण, और सारण के तीनों जिले सारण, सिवान और गोपालगंज, तो ये तीनों के तीनों, तो 3 और 1 4 जिले हो गए यहां पर जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। अब कभी प्रश्न आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर कौन शेयर करता है, तो या तो यहां पे कैमूर दिख रहा है या यहां पर क्या दिख रहा है, वेस्ट चंपारण। एरिया जिसका ज्यादा है वो ज्यादा बॉर्डर शेयर करेगा। तो ऑप्शन भी चुनने के लिए थोड़ा लोकेशन और चीजों को समझना थोड़ा ज्यादा है। साउथ बिहार में आते हैं तो केवल एक पटना प्रमंडल है जिसका बॉर्डर शेयर होता है, उसमें रोहतास जो सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है। तो यही प्रश्न पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की संपर्कित होती है, तो कौन सा हो जाएगा, रोहतास। फिर उसके बाद कैमूर शेयर करता है, फिर बक्सर शेयर करता है, और यहां पर गंगा नदी आकर के मिलती है बक्सर से होते हुए भोजपुर में, तो भोजपुर भी यहां गंगा नदी के माध्यम से बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरह से 4 ऊपर और 4 नीचे 8 ऐसे राज्य जिले हो गए जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब यहां एक चीज और ध्यान रखिए, मान लिया ये 8 याद हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रमंडल है जिसके कोई भी जिले उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। अब आपको क्या लगता है कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, तो एक तिरहुत देगा, फिर दूसरा देगा सारण, तीसरा देगा पटना। अब चौथा में या तो आपको मगध ऑप्शन रख दिया जाएगा या मगध ही रखेगा, क्योंकि आपको दरभंगा रखेगा तो देख के ही पता चल जाएगा दरभंगा प्रमंडल क्यों सटेगा, तो मगध ऑप्शन रख दिया जाएगा। और मगध यहीं तक है, तो मगध का झारखंड से लेना देना है, यूपी से लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से आपके पढ़े हुए फैक्ट से ही नए क्वेश्चन बनाए जाते, यानी पढ़ने के दौरान जो छात्र नए क्वेश्चन को सोच सकता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म एग्जाम में कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आ गए हम लोग, उत्तर प्रदेश याद हो गया होगा, 4 ऊपर और 4 नीचे। 4 ऊपर में था तिरहुत प्रमंडल का वेस्ट चंपारण, सारण प्रमंडल के तीनों जिले गोपालगंज, सिवान और सारण, और पटना प्रमंडल के 4 जिले। ऊपर से अगर नीचे की ओर आए तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर और सबसे छोटी सीमा रोहतास। झारखंड के साथ, तो झारखंड के साथ टोटल 8। अब एक बार क्या हुआ, बीपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा जिले किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी था और ऑप्शन में झारखंड भी था। नतीजा क्या हुआ,
एक से अधिक आंसर लेना पड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हुआ था। तो झारखंड के साथ 8 है, इसमें पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, जो झारखंड के लिए जो दक्षिण बिहार के चारों प्रमंडल है वो चारों के चारों सीमा साझा करते हैं। जैसे रोहतास सीमा साझा करता है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और यहां तक कि कटिहार भी बॉर्डर शेयर करता है। कौन नहीं कर रहा है? कैमूर। तो जो एकदम क्लोजेस्ट होगा ना वही प्रश्न पूछेगा कि कैमूर शेयर करता है, नहीं करता है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछने से पहले थोड़ा लोकेशन, किस प्रमंडल का वह पार्ट है यह ध्यान रख लेना है, कहां पे शेयर कर रहा है लोकेशन ध्यान रख लेना है। और यह हमेशा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि हमने इसको बताया कि यह नॉर्थ बिहार का जो है ये बेसिकली प्रमंडल है पूर्णिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक जिला कटिहार झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। रीजन साफ है कि यहां भागलपुर से गंगा नदी यहां निकल जाती है और गंगा नदी यहां आर पार दोनों झारखंड में ही बहती है, जिसके कारण यहां बॉर्डर शेयर आपको दिखाई दे रहा है। किसका? कटिहार का। अब आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से सबसे कम 3 ही जिले बॉर्डर शेयर करते हैं और तीनों एक ही प्रमंडल का। कौन सा प्रमंडल? पूर्णिया प्रमंडल, क्योंकि यहां पूर्णिया है तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो बस ये वो 3 जिले हैं जो उनसे संपर्कित होते हैं। पूर्णिया प्रमंडल में कौन सा ऐसा जिला है जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो वो हो गया अररिया, क्योंकि अररिया लेफ्ट साइड में है और वो उत्तर की ओर है, तो वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और इनमें अगर देखा जाए तो पूर्णिया का बॉर्डर सबसे कम है, बहुत ही छोटे दूरी में ये बॉर्डर साझा करते हैं। तो इस तरह से ये बॉर्डर शेयरिंग जो है ये न केवल सिर्फ डिस्ट्रिक्ट याद रखना जरूरी है, लोकेशन याद रखना जरूरी है, कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है, जो करता है वो किस प्रमंडल से आके करता है, किस प्रमंडल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट शेयर नहीं करता है। इस तरह के तथ्य भी आपके समझ में होने चाहिए ताकि अगर ऐसे नए प्रश्न बनाए जाए तो आप उसको बनाएं, ना कि उसमें कंफ्यूज हो जाए कि आखिर ये क्या है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इस फैक्ट को समझ लिए हैं तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स याद हो जाएंगे कि नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट्स और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, ये अब रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैप अगर आप समझते हैं तो इजी है याद करना। बंगाल के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले और कौन सा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, उम्मीद करते हैं कि अभी तक 90% याद हो गया होगा। 1-2 बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उसी पैटर्न पे तो आपको याद हो जाएगा। प्लस एक बार मैप बना के भी आप देख सकते हैं ताकि उससे भी लगभग जो डाटा है वो याद हो जाता है। प्रमंडल का भी यहां टेबल दिया गया हुआ है कि एक तरफ ये प्रमंडल दिए गए हैं, प्रमंडल में आपको जिलों की संख्या दी गई है, इसका मुख्यालय कहां है और उस प्रमंडल से संबंधित कौन कौन से जिले हैं। तो जब अगर आपका मैप याद है तो फिर ये टेबल याद करना तो बहुत आसान है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सारण में टोटल जिले कितने? 3। इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? तो सारण में छपरा जो शहर है वहां होगा। सारण, सिवान, गोपालगंज इसके जिले होंगे। तिरहुत में टोटल जिले कितने थे? 6। मुजफ्फरपुर इसका हेडक्वार्टर है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर इसके अंग है। दरभंगा में टोटल कितने? 3 हेडक्वार्टर दरभंगा। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी की बात करें तो 3 में सहरसा इसका हेडक्वार्टर है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया की बात करें तो 4 इसमें है और इसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 4 नीचे के प्रमंडल में चले तो नीचे के प्रमंडल में पटना में 6 था। पटना में 4 शाहाबाद का क्षेत्र जिसमें हम लोग जोड़ते हैं भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा और पटना, और इस तरह से हो जाते हैं 6 जो कि पटना प्रमंडल के पार्ट है। मगध में हम लोगों ने देखा 5, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। जहानाबाद, अरवल याद रख लेना है। 3 बड़े जिले गया, औरंगाबाद और नवादा और 2 छोटे जिले अरवल और जहानाबाद। मुंगेर की बात करें तो इसमें 6 था और 6 में मुंगेर में मैंने बताया कि नीचे से शुरू करें तो जमुई दिखाई देगा, मुंगेर दिखाई देगा, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा। ये 6 ऐसे जिले हैं जो मुंगेर के अंतर्गत आते हैं और मुंगेर इनका हेडक्वार्टर है। और लास्ट जो है वो है
भागलपुर प्रमंडल, इसमें मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। अब यही प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि सबसे कम जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है, तो भागलपुर है। लोकेशन क्या है पता चल जाएगा कि दक्षिण और पूर्व के क्षेत्र में है। 2 ही जिले हैं, कौन कौन, भागलपुर और बांका इसमें शामिल है। तो इस तरह से आपको प्रमंडल और उनके जिले थोड़े से याद रखने होंगे। अब ये अगर याद हो गया है, इस पॉइंट्स को याद कर लिए हैं, तो एक पॉइंट जो इस बार भी प्रश्न में आ गया था कि चिन्ह वगैरह से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि बिहार का राजकीय चिन्ह किसको माना गया है, तो बोधि वृक्ष को माना गया है, जिसमें एक बोधि वृक्ष को 2 स्वास्तिक चिन्हों से दर्शाया गया है। तो बोधि वृक्ष और उसके साथ स्वास्तिक चिन्ह और उसके नीचे वाले पार्ट पे कुछ पाली लिपि में लिखा हुआ है, तो उसको बोधि वृक्ष के रूप में चुना गया है। राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल के रूप में चुना गया है। पीपल वृक्ष को राजकीय वृक्ष कहा जाता है, और संभवतः चूंकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, इसीलिए इसे राजकीय वृक्ष के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय पुष्प के रूप में 2013 में गेंदा फूल को घोषित किया गया था, क्योंकि गेंदा फूल जो है वो बेसिक रूप से सामान्य फूल है, सभी व्यक्तियों और सभी घरों में आसानी से लगाए जा सकते हैं, लोगों तक उसकी पहुंच ज्यादा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था। राजकीय पशु के रूप में बैल को चुना गया है, जो कि इस बार प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया था। हालांकि बैल को यहां बाइसन के रूप में प्रयोग किया जाता है कि इंडियन बाइसन जो है वो यहां का राजकीय पशु है, लेकिन इसे बैल, ऑक्स, बुल इस तरह से लिखा भी जाता है। तो ऑप्शन के आधार पर इसको चुनना होता है। तो चूंकि बाइसन ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए ऑक्स ही इसका सही उत्तर माना गया, और ये ऑक्स जो है ये राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया को पक्षी के रूप में चुना गया 2013 में, और ये एक प्रकार से इसलिए चुना गया था ताकि इसको संरक्षण दिया जा सके, बिकॉज गौरैया की संख्या पिछले दशकों में सबसे ज्यादा कम हुई है बिहार में। तो उसी चीज को संरक्षण देने के उद्देश्य से गौरैया पक्षी को, चूंकि ये घरेलू पक्षी हुआ करती थी, गांव देहात में सामान्य थी, लेकिन आने वाले समय में इन पक्षियों की संख्या कम हो गई है, तो इसीलिए इसको चुना गया। और राजकीय पशु के रूप में बैल को या बाइसन को इसलिए चुना गया कि ये माना जाता है कि ये पशु जो है वो हमारे दिनचर्या का पार्ट रहा है, किसानों के जीवन का पार्ट रहा है, संभवतः इसलिए चुना गया। राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर मछली को 2008 में राजकीय मछली घोषित किया गया, क्योंकि ये सबसे सस्ती मछली होती है, लोगों के जीवन में प्रोटीन लाने और मछली के रूप में थाली में जाने में सबसे सस्ती और सबसे सुलभ मछली मानी जाती है। इसका उत्पादन भी आसान होता है, तो इसी लिहाज से इसे लक्ष्य रखा गया। दूसरा है प्रथम राजकीय भाषा, तो हिंदी को एक राजकीय भाषा के रूप में यहां चुना गया। और द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो उर्दू को जो है राजकीय भाषा के रूप में चुना गया है बिहार में, और ये 2 राजकीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा राजकीय स्तर पर एक राजकीय गीत और दूसरा प्रार्थना गीत यानी प्रेयर सॉन्ग और स्टेट सॉन्ग के रूप में चयनित किया गया है। प्रेयर सॉन्ग जो है वो क्या है, तो वो प्रार्थना गीत है, जैसे मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। ये कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ दिया जाता है कि बिहार का राजकीय गीत पता है, बिहार का प्रार्थना गीत पता है, 2 लाइन गा के बताइए। तो इसलिए ये थोड़ा मालूम होना चाहिए, फैक्ट में भी आ सकता है। राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये है। और जब ये गीत लिखा गया था राजकीय गीत, तो इस गीत को लिरिक्स के रूप में किसने सजाया था, तो वो थे सत्यनारायण, उन्होंने इस लिरिक्स को लिखा था। इसके अलावा संगीतकार और इसमें जो संगीत देने वाले लोग थे उसमें हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा को जाना जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया, आपको कई बार आपने पीटी वगैरह में फैक्ट में पढ़ा होगा कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया क्या करते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं, और शिव कुमार शर्मा क्या करते हैं, तो संतूर बजाते हैं। तो संतूर और बांसुरी, ये 2 चीजों के लिए ये दोनों फेमस है, और इन्होंने ही इस संगीत को लयबद्ध किया, और आज बिहार का ये राजकीय गीत है। हालांकि इसका प्रयोग और सुनने में आपको कम मिलता होगा, इसलिए इसको आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन आजकल स्कूलों में इसे बजाने का आदेश दिया गया है। मान्यता की बात करें तो 2012 में इस राजकीय गीत और प्रार्थना गीत को भारतीय व्यवस्था में जो है, बिहार के राजनीतिक व्यवस्था में इसे जोड़ा गया था। ठीक है।
तो ये बिहार के रिगार्डिंग आज कुछ बेसिक फैक्ट्स पे हम लोगों ने चर्चा की, और इस बेसिक फैक्ट्स को थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसी टॉपिक से आगे बढ़ते हुए कुछ अन्य टॉपिक की ओर चलेंगे और सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा स्टडी स्टार्ट करेंगे, जहां हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इन पार्ट्स को देखेंगे। तो ये बेसिक फैक्ट्स याद रखिएगा, खास करके जो प्रमंडल बताया गया, डिस्ट्रिक्ट बताया गया, इसको ध्यान रखना है। अगले क्लास में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार ज्योग्राफी और उसमें इसकी चर्चा करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत कब अस्तित्व में आया? ये बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर है। और किसका है? तो बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज है उसका ये क्वेश्चन सब है। तो व्हेन डिड न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स? अब यहां देखिए शब्दों को पकड़िए। कहता है कि वह वर्ष बताइए जब बिहार अस्तित्व में आया। तो घोषणा भले ही 11 में की गई, लेकिन बिहार को अस्तित्व में कब लाया गया? तो 1 अप्रैल 1912 को। तो बिहार फोर्स इनटू ए एस्टेब्लिशमेंट, तो वो अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 को बिहार को लागू किया गया था। इसलिए ये वाला पॉइंट यहां सही होगा, यहां मार्च 1912 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां रहता कि नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, अधिसूचना कब जारी किया गया, तो हम लोग मार्च ले सकते थे। दूसरा है बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? व्हेन वाज द स्टेट ऑफ बिहार एस्टेब्लिश्ड? तो यहां भी शब्द से ध्यान रखना है, एस्टेब्लिश्ड पूछ रहा है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ? चूंकि 15 में नहीं होगा, 1906 में नहीं होगा, 11 में होगा, बट क्या 11 में क्या किया गया? तो मौखिक घोषणा किया गया। यहां कह रहा है कि नहीं नहीं एस्टेब्लिश हो गया, एक राज्य बन गया। तो बन गया कि पूछ रहा है, तो बन गया यहां पे 11 में तो नहीं होगा, क्योंकि 11 में नहीं बना। कब बना? 1912 में। 1912 में कब? 1 अप्रैल 1912, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसलिए यहां पे आंसर क्या लेना पड़ेगा? नन ऑफ दीज या नन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रश्न में जो पूछा गया है वो यहां पे जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1912। नेक्स्ट है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? अब ये तो बहुत इजी है कि चूंकि यहां पर बंगाल से अलग होने की बात की जा रही, हम लोगों ने अभी देखा कि क्रमिक रूप से बंगाल से कब अलग हुआ, फिर उड़ीसा कब अलग हुआ, झारखंड कब सेपरेट हुआ, तो पॉइंट्स पर थे। तो ऑब्वियस है 1947 होगा नहीं, देश आजाद हुआ था। 1936 में क्या हुआ था? तो उड़ीसा को अलग किया गया था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के जो एरिया में बिहार जो शामिल था उससे कब अलग किया गया? तो 1912 में किया गया। घोषणा इसके लिए 1911 और 22 मार्च को किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? मतलब ये इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बीपीएससी ने नहीं पूछा है स्टेट फॉर्मेशन को लेकर के। तो उड़ीसा को कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936 को। बहुत ही सिंपल है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पर चर्चा की। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? ये बीपीएससी ने भी पूछा हुआ है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा तो 94 सब में लगा हुआ है। अभी मैंने बताया था कि लास्ट का 3 डिजिट याद रखना है, तो 94 163 मैंने याद कराया था। मोबाइल नंबर टाइप से याद कर लेना है और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अगर लास्ट डिजिट याद है तो आप आंसर चूज कर सकते हैं। बिहार की स्थापना कब हुई? फिर सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, फिर इसमें वर्ड आपका वही आ रहा है। तो इस तरह के वर्ड आते हैं तो आपको उत्तर भी उसी तरह से चुनना है। 11 भी दिया हुआ है, 13 14 तो आप हटा देंगे, बट 11 को कब चुनना है? जब वहां स्पेसिफिक रूप से बोले कि पहली बार बिहार बनाने के संबंध में ब्रिटिश रूल ने घोषणा कब की, अनाउंसमेंट कब किया, तो पहली बार अनाउंसमेंट 1911 हो जाएगा। बट अनाउंसमेंट पूछेगा तब, एस्टेब्लिशमेंट पूछेगा तो 12। ठीक है, वर्ड पे आपका आंसर चेंज होगा। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? When did बिहार बिकम ए इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया? अब ये देखिए, अब चूंकि इसमें बड़ा ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहां अलग तरह से पूछ दिया भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश। हालांकि जब वो एक स्वतंत्र प्रदेश बना था तो वो भारत में नहीं था, ब्रिटिश भारत में था।
पहला तो पॉइंट ये, ब्रिटिश के अंडर थे हम लोग। बट यहां चूंकि ऑप्शन उस तरह का दिया हुआ है कि हम लोग उस ऑप्शन को तो क्लियर कर सकते हैं। अब ये तय है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये तभी लेना चाहिए जब लगे कि हां यहां बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। तो ये ठीक लग रहा है कि 1912 हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है कि हां बिहार जो है 1912 में पहली बार एस्टेब्लिश हुआ, और वो एक तरह से भारत के अंदर ही राज्य में हुआ था। हालांकि उसे उस समय भारत नहीं, ब्रिटिश भारत के रूप में हम लोग जानते हैं, तो यहां पे उत्तर उस हिसाब से ले सकते हैं। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? इन विच ईयर झारखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ये एग्जैक्ट इसका डाटा था, तो ये आप सिंपल सा रख सकते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? अब यहां पे आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो मधुबनी किस प्रमंडल के अंतर्गत आएगा? तो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आएगा, और अभी हम लोगों ने देखा था शेयर करता है। किशनगंज किसके अंतर्गत आएगा? पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आएगा, बॉर्डर शेयर करता है। सीतामढ़ी किस प्रमंडल के अंतर्गत आएगा? तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आएगा, बॉर्डर शेयर करता है। पूर्णिया के बारे में हम लोग अभी पढ़ा था कि पूर्णिया प्रमंडल तो है, बट ये बॉर्डर शेयर किसके साथ करेगा? वेस्ट बंगाल के साथ, और लीस्ट बॉर्डर शेयर करेगा, सबसे कम बॉर्डर शेयर करेगा वेस्ट बंगाल के साथ। तो इसलिए पूर्णिया हमारा आंसर हो जाएगा कि ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड के नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो हमारा क्वेश्चन कहां था? नेपाल। तो नेपाल के साथ नहीं करता है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे, और कल हम लोग बिहार के ज्योग्राफी पार्ट को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह हैं उनको बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और सेट प्रैक्टिस भी साथ साथ जारी रखिए। जितना पढ़ते हैं उतना ही अभ्यास पर भी काम कीजिए, और थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। अभी बहुत सारी दुविधाएं मन में, बहुत सारे शंका उत्पन्न होंगे, क्या होगा नहीं होगा, तो जितना हो सके इन शंकाओं से बचिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।